तो दोस्तों पार्ट नंबर 2 में आपका स्वागत है। होप सो आपको पार्ट नंबर 1 बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्योंकि देखो मैंने आपको बताया था हम बिजनेस का जो है ना बच्चे उसका जो कंटेंट है वो समझना चाहते हैं। ठीक है, रट्टाफिकेशन नहीं किया। बहुत देख मैंने बच्चों को देखा वो पैराग्राफ बाय पैराग्राफ जो है वो रट्टा मारते हैं। कोई फायदा नहीं है, रट्टा मार के तो कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि केस जो स्टडी होती है वो तब सॉल्व होती है जब आपको कंटेंट की नॉलेज होती है, ना कि रट्टाफिकेशन होती है। रट्टाफिकेशन से आप प्रैक्टिकल जो प्रॉब्लम्स है उनको हैंडल नहीं कर सकते, ये हमेशा याद रखना। रट्टाफिकेशन सिर्फ रट्टा जो सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं वही हैंडल होते हैं। प्रैक्टिकल जो केस बेस्ड स्टडीज जो होते हैं बेटा वो हैंडल नहीं होते। वो तभी हैंडल हो सकती है जब आपको क्या है, आपको उस चैप्टर की नॉलेज होगी कि अगर मैं घुमा के भी क्वेश्चन दूं तो उसको समझ सके। कई बार आपने देखा होगा आपके पास जब आपको क्वेश्चन पेपर आपके सामने आता है, ठीक है, जहां भी आपने स्टडी सॉल्व की किसी भी पेपर में, ठीक है, तो अगर वहां पे अगर मान लो इकोनॉमिक्स में ही कर लेते हैं, तो अगर मान लो आपने चैप्टर रटा हुआ है, खाली रटा हुआ है, तो आप सीधे सीधे क्वेश्चनों का आंसर तो बड़े प्यार से दे जाओगे। शायद मे बी आप सबसे अच्छा परफॉर्म कर सकते हो रट्टाफिकेशन में। कब? जब सीधे सीधे क्वेश्चन आए। बट अगर क्वेश्चन मान लो घुमा के आता है तो बच्चे कहते हैं यार ये क्या चीज है, भला ये बोलना क्या चाहता है। क्योंकि हमें पता है कि अगर उस बच्चे को मैं बता दूं कि वो क्वेश्चन बोलना क्या चाहता है तो वो क्वेश्चन उसका भी आंसर लिख देगा, मुझे पता है कि वो रट्टा मार के आया घर से। बट वो पहले क्वेश्चन समझ तो सके। पहले सबसे मेन चीज है क्वेश्चन को समझना। क्वेश्चन समझ में तब आता है जब आपको कंटेंट की नॉलेज होती है, ना कि रट्टाफिकेशन। तो ये बात अपने माइंड में आपको बैठानी पड़ेगी। क्लियर? तो अब हम पार्ट नंबर 2 कर रहे हैं। काफी आसान सा पार्ट है। और मैंने कहा था पहला जो हमने किया था वो हमने वर्किंग कैपिटल के ऊपर किया था, यानी करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी को हमने अच्छे से समझा था। आज हम बात करेंगे पहले कैपिटल स्ट्रक्चर की, फिर उसके बाद जो पहला पोर्शन है उसको हम खत्म करेंगे। क्लियर? तो कैपिटल स्ट्रक्चर की हम बात करें, देखो नाम से आ रहा है कैपिटल स्ट्रक्चर, यानी पूंजी का ढांचा। कैपिटल मतलब पूंजी, पैसा। ठीक है, स्ट्रक्चर मतलब ढांचा। ठीक है, तो पूंजी का ढांचा हम यहाँ पे पढ़ने वाला है, पूंजी ढांचा हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले देखो क्या है, मैं इनकी डेफिनेशन दोबारा लिखवाऊंगा, टेंशन मत लो, सारी डेफिनेशन मैंने कवर करनी है। पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि है क्या कैपिटल स्ट्रक्चर की। अगर हम बात करें, ठीक है, तो ये डेफिनेशन तो ऑलरेडी है, अभी 2 डेफिनेशन रहती है, एक यहाँ आ जाएगी और एक इसके नीचे और आएगी अभी। ठीक है, तो इट रेफर्स टू द रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ डिफरेंट सोर्सेज ऑफ लॉन्ग टर्म फंड्स। देखो मैंने अंडरलाइन भी किया हुआ है, ये पहले प्रोपोर्शन की बात कर रहा है, क्योंकि हम इसको बताएंगे कि 10% मेरे पास इक्विटी है, 12% मेरे पास डेट है, इतने परसेंट का रिजर्व था, ये सब तो मतलब मैं एक तरह से बताने के जा रहा हूं। मैं इसका प्रोपोर्शन बता रहा हूं, यानी कितने अनुपात में कौन सी चीज मेरे पास है, किस परसेंटेज के अनुपात में मेरे पास वो पड़ा हुआ है। क्लियर? तो इट रेफर्स टू द रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ डिफरेंट सोर्सेज ऑफ लॉन्ग टर्म फंड्स, यानी आप कहां कहां से पैसा इकट्ठा कर सकते हो। बट कौन कौन सी बातें हैं, सिर्फ लॉन्ग टर्म फंड्स की बात कर रहा हूं, शॉर्ट टर्म फंड्स यहां पे नहीं आता है, ये आपको क्लियर रखनी पड़ेगी। ठीक है ना? चलो अब मैं बात कर रहा हूं स्ट्रक्चर की। पहली बात, ये स्ट्रक्चर है क्या? कैपिटल तो हमें पता है, चलो पैसा होता है, ठीक है ना, और पैसा कहीं से भी आ सकता है। बट हम बात करते हैं स्ट्रक्चर क्या। तो बेटा स्ट्रक्चर 2 तरह से पढ़े हुए आप, एक तो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर पढ़ते हो और एक आप होता है कैपिटल स्ट्रक्चर। क्लियर है? मैंने ऑब्लिक करके कैपिटलाइजेशन में लिखा क्योंकि लगभग सेम होता है। क्लियर है? कहां पे चेंज है वो मैं बताऊंगा। तो पहला आ गया आपका फाइनेंशियल स्ट्रक्चर और दूसरा आपका आ गया कैपिटल स्ट्रक्चर, जिसको मैंने कैपिटलाइजेशन भी बोला है। क्लियर? फाइनेंशियल स्ट्रक्चर क्या होता है, ये बोलता है डिफरेंट फाइनेंशियल सोर्सेज की बात कर रहा है, यानी आपको पैसा मिलेगा, डिफरेंट फाइनेंशियल सोर्सेज की बात कर रहा है। यानी अब यहां पे ये नहीं बोला कि लॉन्ग टर्म है शॉर्ट टर्म है, इसका मतलब सारा, यानी लायबिलिटी साइड का अगर मैं टोटल कर दूं, यानी जो आपके बैलेंस शीट में जो लायबिलिटी साइड होती है अगर मैं उसको टोटल कर दूं ना, तो बेटा वो पूरा का पूरा फाइनेंशियल सोर्सेज के अंदर आता है। क्यों? क्योंकि ना तो यहाँ लॉन्ग टर्म वर्ड स्पेसिफाई है, ना कि ना ही यहाँ पे शॉर्ट टर्म है। तो इसका मतलब ये दोनों को इंक्लूड करेगा, लॉन्ग टर्म को भी और शॉर्ट टर्म को भी। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल में लिया है, इसमें आता है इक्विटी शेयर कैपिटल आ सकता है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आ सकता है, बोरोड कैपिटल आ सकती है। बोरोड कैपिटल मतलब जो आपने उधार लिया हुआ है। बोरो मतलब होता है लेना, उधार लेना। तो आपने उधार जो लिया है, नहीं जैसे डिबेंचर की फॉर्म में आपने पैसा लिया। रिटेन्ड प्रॉफिट्स, रिटेन प्रॉफिट मतलब जो आपने बचाया हुआ है। तो रिटेन प्रॉफिट मतलब जैसे हम बोल सकते हैं रिजर्व एंड सरप्लस भी आप बोल सकते हो, रिजर्व एंड सरप्लस आप बोल सकते हो। तो ये हो गया। तो अगर आप देखो ये पहले के जो 4 है ना बेटा, ये लॉन्ग टर्म नेचर के होते हैं। किस नेचर के होते हैं? लॉन्ग टर्म नेचर के। ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पे बोरोड में मैंने डिवेंचर लिया, डिवेंचर को मैं लॉन्ग टर्म मान के चल रहा हूँ। ठीक है, इन कभी कभी डिवेंचर बेटा शॉर्ट टर्म के अंदर भी आता है, जब रिडम्पशन का केस आता है। और वो आपने रेशियो में देखा होगा, जब रिडम्पशन आता है तो विद इन ऑपरेटिंग साइकिल में जो भी आपके 12 महीने के अंदर अगर आप रिडीम कर देते हो उसे, तो उस साल के लिए उसको फिर करंट में दिखाना पड़ता है। तो इतना डीप तो मैं देखो इसमें लिखूंगा नहीं, मैं सिर्फ आप इतना बताऊंगा कि डिवेंचर हम लॉन्ग टर्म मान रहे हैं। क्लियर? अब होते नॉर्मल तो लॉन्ग टर्म ही होते हैं ना, 4 साल 5 साल 10 साल 15 साल डिवेंचर इसी टाइप के होते हैं, तो लॉन्ग टर्म नेचर में बनेंगे। तो ये लॉन्ग टर्म हो गया, लॉन्ग टर्म हो गया, लॉन्ग टर्म हो गया, और ये लॉन्ग टर्म हो गया। बट करंट लायबिलिटी जो होती है बेटा, तो शॉर्ट टर्म होती है ना। इसका मतलब ये करंट लायबिलिटी को भी ले रहा है, नॉन करंट लायबिलिटी को भी ले रहा है, और जो
कैपिटल्स होती है बेटा वो भी ले रहा है, कैपिटल रिजर्व भी ले रहा है। तो ये जो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है बेटा सबको इंक्लूड करेगा, चाहे वो शॉर्ट टर्म हो चाहे वो लॉन्ग टर्म हो, ये दिमाग में बैठाना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। जबकि कैपिटल स्ट्रक्चर की अगर मैं बात कर रहा हूं तो ये सिर्फ और सिर्फ रिलेटिव प्रोपोर्शन बोल रहा था कि इसके डिफरेंट सोर्सेज ऑफ लॉन्ग टर्म फंड्स की बात कर रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म फंड्स की बात कर रहा है, यहाँ पे शॉर्ट टर्म फंड नहीं आएगा। इसका मतलब वो पहले के चार तो आएंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल आएगा, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आएगा, बोरोड कैपिटल आएगा, रिजर्व एंड सरप्लस आएगा, यानी मैंने चारों उठा के यहाँ पे टक दिया, बट मैंने यहाँ पे करंट लायबिलिटी को इंक्लूड नहीं किया। इसका मतलब जो करंट लायबिलिटी है यहाँ पे नहीं आता है। क्लियर हो गया। अब हम बात क्या कर रहे थे, हमने बोला यहाँ पे कि यहाँ पे तो मैंने लायबिलिटी साइड का टोटल ले लिया, लायबिलिटी साइड का टोटल दे दूं तो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, जो लायबिलिटी साइड का जो टोटल आया है, ठीक है ना, आप उसका परसेंटेज भी निकाल लोगे बेटा तो भी तो यही बनेगा। पूरी लायबिलिटी को बोल रहा हूं मैं, जिसमें करंट भी आएगा नॉन करंट भी आएगा सब आएगा, तो उसका परसेंटेज भी निकालूंगा बेटा तो भी यही है। बट अब मैं क्या कर रहा हूं, सिर्फ लॉन्ग टर्म सोर्सेज की बात कर रहा हूं, इसका मतलब करंट की बात नहीं कर रहा, करंट को थोड़ी देर के लिए फेंक देते हैं। तो लॉन्ग टर्म वालों के अमाउंट का अगर मैं टोटल कर दूं, किसका कर दूं, अमाउंट्स का टोटल कर दूं, तो वो बनता बेटा मेरा कैपिटलाइजेशन। कैपिटलाइजेशन सिर्फ अमाउंट के टोटल की बात करता है, इसलिए यहाँ पे मैंने एग्रीगेट लिखा है। एग्रीगेट मतलब होता है टोटल, जैसे 1000 मान लो इक्विटी है, ठीक है, 400 मान लो प्रेफरेंस है, 100 मान लो हमारे डिबेंचर है, इस टाइप की चीजें। तो ये अमाउंट की फॉर्म में है अभी, है ना, अमाउंट की फॉर्म में है। मान लो उसमें 100 रुपए का रिजर्व भी है ना, ये हो गया। और करंट लायबिलिटी मान के चलते थोड़ी देर के लिए, करंट लायबिलिटी हमारे पास 50 की, तो बेटा करंट लायबिलिटी तो लेनी नहीं है, तो क्योंकि टोटल कितना स्ट्रक्चर था हमारे पास, लायबिलिटी साइड ये लायबिलिटी साइड है मान लो, तो 1000, 1400, 1500, 1600, 1650 था। ये 1650 हमारा क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा बेटा हमारा फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। 1650 हमारा जो पूरा है, क्योंकि इसमें करंट लायबिलिटी भी लिया है मैंने, ये करंट लायबिलिटी है, बाकी चारों पहले चार चीजें हैं, ठीक है। तो पूरा अगर मैं ले रहा हूं तो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, इसको अगर मैं परसेंटेज की फॉर्म में निकालना चाहूं, सबका परसेंटेज निकाल रहा हूं, मान लो मैं सबका निकालना चाहता हूं, कैसे, 1000 डिवाइड बाय 1650 इंटू 100, 400 डिवाइड बाय 1650 इंटू 100, 100 डिवाइड बाय 1650 इंटू 100, 100 डिवाइड बाय 1650 इंटू 100, 50 डिवाइड बाय 1650 इंटू 100, ठीक है ना। तो इस तरह से अगर मैं निकालता हूँ, सबका परसेंटेज निकाल रहा हूँ, तो भी वो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर के अंदर आएगा, क्योंकि मैं उसमें सबका निकाल रहा हूँ, ठीक है ना। बट अब मैं मान लो करंट लायबिलिटी को हटा देता हूँ, करंट लायबिलिटी की बात मैं नहीं कर रहा, सिर्फ मैंने इनका एग्रीगेट किया है ये वाला, तो ये आ गया आपका कितना, 1600 रुपए। तो ये 1600, इसमें करंट लायबिलिटी हटा दिया मैंने, तो अब ये क्या बन गया हमारा, कैपिटलाइजेशन, ये हमारा बन गया कैपिटलाइजेशन। क्लियर है। और अब मैं इसका अगर परसेंटेज फॉर्म में इसका रिलेटिव प्रोपोर्शन निकालता हूं, जैसे 1000 डिवाइड बाय 1600 इंटू 100, तो कितना आएगा, कट गया, ऐसे कट कुटा कर आ जाएगा जो भी आएगा। तो अगर मैं इस तरह से परसेंटेज मान लो निकालता हूं, सपोज करो 12% आ रहा है, तो ये परसेंट की फॉर्म में जो चारों परसेंट की फॉर्म में जो आएंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम कैपिटल स्ट्रक्चर। तीनों में डिफरेंस समझ लो पहले तो यहां से, ठीक है, पहले स्टार्टिंग ही इसी टाइप से होगी बेटा इसकी। तो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में लायबिलिटी करंट हो चाहे नॉन करंट हो, उससे मैटर नहीं करता बेटा, सबको लेना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ सब कुछ आएगा, चाहे परसेंटेज फॉर्म में बोलो चाहे एग्रीगेट बोलो, सारा सारा आपका फाइनेंशियल के अंदर ही आता है, ठीक है ना। आगे कैपिटलाइजेशन में सिर्फ पहले तो इनमें इसमें तो कैपिटल वो करंट लायबिलिटी तो हटा दो, करंट लायबिलिटी हटा दी हमने, जो बचे चार है जो लॉन्ग टर्म नेचर के होंगे, ठीक है ना, चार से ज्यादा लॉन्ग टर्म नेचर, ठीक है, मतलब चार भी हो सकते हैं, और मान लो यहाँ पे बोरोड कैपिटल में दो चार नाम और आ गए तो मैं और भी नाम खींच सकता हूँ, ठीक है, बट मेनली तो चार ही होते हैं ना। तो इन चारों को ही लूं मैं सिर्फ, तो इनका सिर्फ टोटल अमाउंट का टोटल तो होता है कैपिटलाइजेशन, बट अगर मैं परसेंटेज फॉर्म में ले रहा हूं तो रिलेटिव प्रोपोर्शन किसको बताता है, कैपिटल स्ट्रक्चर को। डन, चलो, तो यहां तक आपने कर दिया। अब आता है बेटा कैपिटलाइजेशन होता क्या बेटा, तो वो लिखा कैपिटलाइजेशन इज कैपिटलाइजेशन इट रेफर्स टू द एग्रीगेट, एग्रीगेट यानी ये रहा टोटल, टोटल किसका, टोटल ऑफ लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ कैपिटल, सिर्फ ये उनके अमाउंट का टोटल बताएगा। क्लियर है। या आप दूसरी तरह से ये भी बोल सकते हो कि फाइनेंशियल सोर्सेज जो होते हैं हमारे टोटल, उसमें से फाइनेंशियल स्ट्रक्चर या फाइनेंशियल सोर्सेज में से करंट लायबिलिटी को हटा दो, तो जो बचेगा वो हमारा क्या होगा, कैपिटलाइजेशन होता है। क्लियर हो गया। तो कैपिटलाइजेशन समझ में आ गया, कैपिटल स्ट्रक्चर समझ में आ गया। एक बार फाइनेंशियल स्ट्रक्चर का भी मैं डेफिनेशन लिख लेता हूं आपके लिए, ठीक है, तो इसको उतार लो पहले। तो आगे देखते हैं, ठीक है। तो हमने इतना डीप इसलिए पढ़ा है बेटा क्योंकि अगर केस पे स्टडी आती है तो आपको उसमें पहचानना पड़ेगा फाइनेंशियल स्ट्रक्चर क्या है और कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है। वो पूछ सकता है इसमें से कौन सी चीज फाइनेंस के अंदर आएगी और कौन सा कैपिटल के अंदर आएगी, और कैपिटलाइजेशन क्या होता है, तो काफी बारीकली ये पूछ सकता है, इसलिए प्लीज इसको ढंग से पढ़ ले। डन। चलो अब बात करते हैं फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। तो मैंने बताया था जो कि इंक्लूड करता है बोथ करंट लायबिलिटी को भी और नॉन करंट लायबिलिटी को भी, तो दोनों को ये इंक्लूड करेगा, करंट लायबिलिटी को भी और नॉन करंट लायबिलिटी। इसको बोल सकते हो करंट मतलब शॉर्ट टर्म लायबिलिटी और ये है लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। क्लियर। तो शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज और लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज दोनों उसमें आती है। इट रेफर्स टू द कंपोजिशन ऑफ लायबिलिटी साइड, यानी लायबिलिटी साइड का क्या टोटल, लायबिलिटी साइड में जो जो चीजें आती हैं,
कंपोजिशन का मतलब होता है जो उसके अंदर आती है, जैसे हम बोलते हैं कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, तो पॉपुलेशन में बेटा देखो क्या क्या आता है, बूढ़े, बच्चे, मेल, फीमेल, तो उसको बोलते हैं कंपोजिशन, ही उसके अंदर क्या क्या चीजें आ रही है। तो ऐसे यहाँ पे बोला कंपोजिशन किसकी, लायबिलिटी, तो लायबिलिटी के अंदर जो भी आ रहा है वो सारा क्या आएगा, वो इसमें कवर होगा। तो लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट के जो लायबिलिटी साइड में जो भी आइटम है, लायबिलिटी साइड में जो भी आइटम है, उन सबका टोटल किसके अंदर आता है, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर के अंदर आता है। क्लियर है? जबकि कैपिटल स्ट्रक्चर में सिर्फ लॉन्ग टर्म आते हैं, करंट नहीं आता। ठीक है ना? कैपिटलाइजेशन जो है हमारा बेटा वो क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। कैपिटलाइजेशन में एग्रीगेट होता है, सॉरी, और एग्रीगेट किसका होता है, ये सिर्फ अमाउंट का होता है। तो ये क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट है, एस्पेक्ट मतलब धारणा या अवधारणा आप बोल सकते हो। ठीक है? जबकि कैपिटल स्ट्रक्चर हमारा सिर्फ क्वालिटेटिव होता है बेटा, परसेंटेज बेसिस पे आपको बताया जाएगा, तो ये क्वालिटेटिव है, ये आपका क्वालिटेटिव एस्पेक्ट होता है, और वो हमारा कौन सा है, ये क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट है। तो बेटा ये भी हमें पता होना चाहिए। क्लियर हो गया? तो हमने देखो अभी तक बेसिकली क्या पढ़ा, अभी तक हमने पढ़ा एक तो कैपिटल स्ट्रक्चर, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, कैपिटलाइजेशन, और उसको ढंग से समझा उसके अंदर। क्लियर हो गया? तो यहां तक आप लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और देखो अगला टॉपिक क्या है, डिफरेंस बिटवीन डेब्ट कैपिटल एंड इक्विटी शेयर कैपिटल। क्लियर? देखो सबसे पहले बात करते हैं डेब्ट कैपिटल। जैसे अगर आप मान लो किसी से लोन ले रहे हो, क्या ले रहे हो, लोन ले रहे हो, तो वो जो लोन है ना वो आपका क्या है, डेब्ट होता है। डेब्ट मतलब एक तरह से कर्जा। ठीक है ना? तो ये उसकी बात कर रहे हैं। बट अगर मान लो कि अगर किसी से पैसा ले रहा है, उसके बदले उसको ऑनरशिप दे रहे हैं, तो वो हमारा कौन सा होता है, इक्विटी शेयर कैपिटल होता है। क्लियर हो गया? देखो क्या कह रहा है, डेब्ट कैपिटल इज द बोरोविंग ऑफ फंड्स। क्या कह रहा है, इज द बोरोविंग्स ऑफ फंड्स फ्रॉम इंडिविजुअल, यानी आपने पैसा बोरो किया है, ठीक है, इंडिविजुअल से या ऑर्गेनाइजेशन से, ठीक है, फॉर अ फिक्स्ड टेन्योर। ठीक है, यानी टेन्योर मतलब टाइम पीरियड। तो डेब्ट कैपिटल वो कैपिटल जो कि आपने मांगा है, एक तरह से बोरो किया, तो यानी उधार लिया हुआ है। ठीक है ना? बोरोविंग ऑफ फंड्स मतलब उधार लेना, पैसा लेना, उधार लिया हुआ है। ठीक है ना? फ्रॉम इंडिविजुअल से ले सकते हो आप, ऑर्गेनाइजेशन से ले सकते हो, किसी से भी। ठीक है ना? फॉर अ फिक्स्ड टेन्योर। जबकि इक्विटी शेयर कैपिटल इज द फंड रेज्ड बाय द कंपनी, यानी जो कंपनी फंड रेज कर रही है, यानी फंड को बढ़ा रही है इन एक्सचेंज फॉर ऑनरशिप, और उसके बदले ऑनरशिप राइट देगी। जैसे मैंने मान लो कि रिलायंस के मैंने 10 शेयर खरीदे, तो मैं क्या एक तरह से क्या उन 10 शेयर के अकॉर्डिंग मैं रिलायंस का 10 शेयर रखने वाला एक मालिक हो गया, मतलब 10 शेयर का मेरा ऑनरशिप आ जाएगी मेरे पास। ठीक है ना? बट इस केस में ऑनरशिप नहीं आती, इस केस में सिर्फ आपने एक तरह से लोन, क्या नाम है, बोरो से डिवेंचर से लोन, डिवेंचर होल्डर से लोन लिया है, तो डिवेंचर होल्डर को आप ऑनरशिप थोड़ा ना दोगे। बट अगर आप शेयर होल्डर से पैसा ले रहे हो तो उसका मतलब बेटा उसको ऑनरशिप देनी पड़ेगी। ठीक है ना? बात हम कर रहे हैं इक्विटी शेयर कैपिटल की। क्लियर? कॉस्ट एंड रिस्क की बात करें, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो कंपनी के जो डेब्ट कैपिटल होती है बेटा वो लोअर कॉस्ट कैपिटल होती है। कौन सी होती है? लोअर कॉस्ट कैपिटल। आप ये बोल सकते हो कंपनी बोलती है चीप सोर्स ऑफ फाइनेंस। चीप मतलब सस्ता, सोर्स ऑफ फाइनेंस मतलब फाइनेंस का एक स्रोत है, यानी सोर्स है। ठीक है ना? तो डेब्ट कैपिटल जो होती है वो लोअर कॉस्ट कैपिटल होती है, मगर रिस्क इसमें ज्यादा होता है, क्योंकि अगर आपने उसके पैसा पे नहीं किया ना, तो जो कर्जा देने वाला होता है ना वो वाट लगा देता है। ठीक है? तो यहाँ पे क्या है, लोअर कॉस्ट नहीं, सस्ते में तो मिल जाएगा, मगर ये थोड़ा रिस्क इसमें ज्यादा होता है। बात हम इसकी बात करें इसकी, तो इक्विटी शेयर कैपिटल रिस्क फ्री कैपिटल होती है, यानी इसमें रिस्क आपको रेयर ही मिलेगा। ठीक है ना? मगर ये कॉस्टलियर होती है, बहुत महंगी होती है। तो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा हमने, कंपनी के। बट अगर मैं मान लो इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ता तो ठीक उल्टा पड़ता है, यानी जो लिखा हुआ है ठीक इसका अपोजिट है। तो डेब्ट कैपिटल इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो गया, उसको इन्वेस्टर को क्या मिल रही है, इस पे लो रिटर्न मिल रही है। ठीक है? इन्वेस्टर को क्या मिल रहा है, इस पे लो रिटर्न मिल रहा है। ठीक है? और इन्वेस्टर के लिए एक तरीके से क्या है, रिस्क क्या है इसमें, वो वहां पे कम है। इसके पॉइंट ऑफ उल्टा पड़ रहा है ना। ठीक है ना? तो अब देखो मैं बताता हूँ, बुक में लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे कि अगर डेब्ट कैपिटल की बात करूँ तो इन्वेस्टर के लिए रिटर्न जो है, रिटर्न भी लो मिल रही है, और साथ साथ में जो रिस्क है, ठीक है ना, जो इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से रिस्क क्या है इसमें, लो है। ठीक है ना? बट अगर मैं इक्विटी शेयर कैपिटल की अगर हम बात करता हूँ, तो इक्विटी शेयर कैपिटल में इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो रिटर्न है वो उनको ज्यादा मिल जाती है, मगर रिस्क की बात करूँ तो वो भी क्या है, ज्यादा है। तो ठीक इसका उल्टा पड़ रहा है। डन है ना? तो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या देखा हमने कि कंपनी बोल रही लोअर कॉस्ट कैपिटल है, सस्ते में मिल जाएगा, बढ़िया। ठीक है? सस्ते में मिल जाएगा, इसका मतलब इन्वेस्टर को भी कम रिटर्न ही मिलेगा, तो इन्वेस्टर को भी कम रिटर्न मिलेगा और इसके लिए कॉस्ट कम पड़ेगी। बट रिस्कियर है, कंपनी के लिए रिस्क वाला रहता है। ठीक है ना? क्योंकि कंपनी अगर उसको नहीं पे करेगी तो कंपनी की वाट लगाने में देर नहीं करेंगे। वाट का मतलब होता है ये किसी भी एसेट्स के ऊपर चार्ज रख सकते हैं, किसी भी एसेट्स को उठा के बेच के अपना पैसा निकलवा सकते हैं। क्लियर है? चलो, यानी बहुत डरावने है बेटे तरीके से। इक्विटी शेयर कैपिटल रिस्क फ्री कैपिटल है। ठीक है? कंपनी के लिए कोई रिस्क नहीं है इसमें, बट कॉस्टलियर है क्योंकि कंपनी को ज्यादा रिटर्न देना पड़ता है इस पर। ठीक है ना? चलो, स्टेटस ऑफ द लैंडर। लैंडर मतलब जो पैसा लैंड कर रहा है, मतलब दे रहा है। तो अ डेब्ट फाइनेंशियल इज अ
क्रेडिटर, वो क्या होता है, क्रेडिटर होता है किसके लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए, यानी जो जो आपको कर्जा दे रहा है ना, फाइनेंस कर रहा है बेटा, वो क्रेडिटर है, क्या एक तरह से लायबिलिटी है, ठीक है, क्रेडिटर है। मगर एक शेयर होल्डर जो होता है वो लायबिलिटी की ना आकर के कहा था बेटा, वो ऑनर होता है, क्या होता है, ऑनर ऑफ द कंपनी। तो ये एक ऑनर हो गया, ये आपका क्रेडिटर हो गया, ठीक है ना। आगे रिटर्न की बात करें तो इस पे जो मिलता है बेटा उसे इंटरेस्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट मिलता है। इस पे अगर हम बात करें तो उस पर डिविडेंड मिलता है, क्या मिलता है, डिविडेंड मिलता है, किस पे, इक्विटी शेयर कैपिटल पे। चलो नेचर ऑफ रिटर्न की अगर हम बात करें तो इसका जो रिटर्न है बेटा फिक्स और रेगुलर रहता है, ठीक है ना। और जो इसका जो रिटर्न है बेटा वो वेरिएबल, अगर प्रॉफिट हो गया तो मिल जाएगा, नहीं हुआ तो नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये वेरिएबल है और इररेगुलर है, जरूरी नहीं कि आपको हमेशा मिले, ठीक है। तो ये वेरिएबल मतलब कभी कम रिटर्न तो कभी ज्यादा रिटर्न, कभी मिल भी सकता है कभी नहीं भी मिल सकता, इस टाइप का कॉन्सेप्ट यहाँ रहता है। तो इसका जैसा एग्जांपल तो हमने इक्विटी शेयर कैपिटल ही पढ़ा, इसका एग्जांपल जैसा आप बोल सकते हो बॉन्ड्स बोल सकते हो, डिबेंचर बोल सकते हो। अब डिबेंचर की अगर मैं बात करता हूँ तो डिबेंचर जैसे मान लो ऐसे लिखा हुआ है 10% डिबेंचर लिखा हुआ है, 10% डिबेंचर, तो उसका मतलब क्या हुआ, इसका जो इंटरेस्ट रेट है वो कितना, 10%, यानी 10% इसको मिलेगा मिलेगा, ये इसका फिक्स इंटरेस्ट रेट को बताता है। क्लियर हो गया। अब ये इंटरेस्ट आप चाहे एनुअली दे सकते हो, यानी साल में एक बार, या हाफ ईयरली दे सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है पॉलिसी में आपने क्या कंडीशंस रखी हुई है। क्लियर हो गया। चलो तो इसका मतलब इसका रिटर्न फिक्स है, इसका रिटर्न फिक्स नहीं है। डन। देखो बात दोबारा बोल रहा हूं मैं, यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल की हो रही, प्रेफरेंस की बात नहीं हो रही। प्रेफरेंस होता तो बेटा प्रेफरेंस को भी डिविडेंड क्या है, फिक्स रेट पे मिलता है, ठीक है ना। तो उसकी बात अभी हम नहीं कर रहे, हम सिर्फ इक्विटी की बात कर रहे हैं और डेब्ट कैपिटल की बात कर रहे हैं। अगर मान के चलो इसके अलावा भी आपको कुछ पॉइंट्स बताता हूं जो कि आपको अपने दिमाग में रख सकते हो, या अगर आपको लिखने हैं तो लिख भी सकते हो। वाउंड अप के केस यानी वाइंडिंग अप जब होता है, यानी जब कंपनी बंद होने के कगार पे होती है, तो बेटा सबसे पहले रिपेमेंट जो होती है वो किसकी होती है, डेब्ट कैपिटल की होती है, यानी सबसे पहले पैसा इनको पे किया जाता है। उसके बाद अगर पैसा बच जाए तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को मिलती है, यानी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इनके पास होती है, उनको पैसा मिलता है। और उसके बाद अगर पैसा बच जाए तो जाके इक्विटी शेयर कैपिटल को मिलता है। इसका मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल को पैसा सबसे लास्ट में मिलता है, वो भी अगर बच गया तो। डन। तो वाइंडिंग अप के टाइम पे अगर कोई बोलेगा, वाइंडिंग अप के टाइम पे रिपेमेंट किसकी पहले होती है, किसको सबसे पहले पैसा मिलता है, हम बोलेंगे डेब्ट कैपिटल को सबसे पहले पैसा मिलता है। समझ, ये इनसे इससे पहले पैसा ले जाएगा, तो डेब्ट कैपिटल को पहले पैसा मिलेगा, एक उसके बाद प्रेफरेंस को, और प्रेफरेंस के बाद इक्विटी वालों को। क्लियर हो गया। नोट डाउन कर लो, डिफरेंस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है आपका, आई थिंक जहां तक है अकाउंट्स में भी है, तो उसको अच्छे से पढ़ लो, फटाफट से नोट डाउन कर लो उसे। तो आगे देखते हैं। अब हम बात कर रहे हैं डेब्ट कैपिटल और प्रेफरेंशियल कैपिटल की। ध्यान देना, मैंने डिफरेंस वर्ड नहीं लिखा, मैंने सिमिलैरिटीज लिखी है, यानी इनमें क्या समानता है डेब्ट कैपिटल में और प्रेफरेंशियल कैपिटल में। जैसे हम ये पढ़ लेंगे इसके बाद हम थोड़ा सा डिफरेंस भी पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो पहले सिमिलैरिटी देख लेते हैं दोनों में। देखो आपने ध्यान दिया होगा जैसे डिबेंचर होता है, तो मैंने क्या बोला था उसको ऐसे लिखा होता है जैसे 10% डिबेंचर, या अगर प्रेफरेंशियल कैपिटल तो ऐसे देखने को मिलती है, तो ऐसे 13% प्रेफरेंशियल कैपिटल, कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलते हैं इनके नाम, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि इनका जो रेट ऑफ रिटर्न होता है ना इन दोनों का, वो फिक्स होता है। ये दिखा रहा है कि इसको 10% जो है वो क्या मिलेगा, रिटर्न मिलेगा, और ये बता रहा है इसको 13% क्या मिलेगा, रिटर्न मिलेगा। क्लियर है। यानी इनके नाम के आगे इनका रिटर्न जो है वो स्पेसिफाइड होता है, मतलब पहले से बताया रहता है। क्लियर है। तो पहला पॉइंट वही है, बोथ हैव फिक्स्ड रिटर्न्स, यानी दोनों को क्या मिलती है, फिक्स्ड रिटर्न्स मिलती है। ये तो उसकी सिमिलैरिटी होगी। बट अगर मैं डिसिमिलैरिटी कहूँ ये पे, तो क्या बोल सकते हैं कि रिटर्न तो मिलता है दोनों को, एक मानता हूं, बट डिवेंचर को क्या मिलता है, इंटरेस्ट, और प्रेफरेंशियल कैपिटल को क्या मिलता है, डिविडेंड। ठीक है, तो ये डिसिमिलैरिटी के अंदर आ जाएगा दूसरा वाला पॉइंट, ठीक है ना। तो अभी हम तो बात क्या कर रहे हैं, सिर्फ सिमिलैरिटीज की बात कर रहे हैं। तो पहली सिमिलैरिटी क्या है कि दोनों को क्या मिलता है, फिक्स्ड रिटर्न मिलते हैं, फिक्स्ड रिटर्न मिलते हैं, टाइम टू टाइम जो रहेगा। क्लियर। डन। बोथ दीज सोर्सेज ऑफ कैपिटल आर लेस कॉस्टली, यानी ये इनकी जो कॉस्ट होती है कंपनी के लिए वो कम पड़ती है, ये चीपर है, चीपर मतलब सस्ते, देन द इक्विटी शेयर कैपिटल, यानी इक्विटी शेयर कैपिटल की अगर उससे तुलना करें, ठीक है ना, कॉस्ट की अगर मान लो इनके साथ तुलना करें तो इक्विटी महंगा पड़ता है, और प्रेफरेंस और जो हमारे क्या है ये डिवेंचर टाइप की चीज जो होती है डेब्ट कैपिटल, ये सस्ती पड़ जाती है इक्विटी से अगर इसकी तुलना करें तो, ठीक है ना। तो इक्विटी महंगा है, ये क्या है, सस्ते हैं दोनों के दोनों इक्विटी के हिसाब से, ठीक है ना। बोथ डू नॉट कंटेन वोटिंग राइट्स, यानी इनमें से देखो ना तो डिबेंचर होल्डर्स के पास वोटिंग राइट होते हैं, ना ही प्रेफरेंशियल कैपिटल के पास प्रेफरेंशियल होल्डर्स के पास वोटिंग राइट होते हैं। बट याद रखना इसमें एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पे आ सकता है कि जनरली अगर हम बात करें तो दोनों के पास वोटिंग राइट तो नहीं होते, ये हम मानते हैं। ना ही डिबेंचर होल्डर जिसने आपको ऋण दिया है, लोन दिया है, ठीक है, ना तो ही
वो उसको आप वोटिंग राइट देते हो कंपनी में दखलंदाजी करने का, ना ही प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को आप वोटिंग राइट देते हो दखलंदाजी करने का। सिर्फ दखलंदाजी करने का एक ही को है, वह है आपका इक्विटी शेयर कैपिटल। बट कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहां पे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को वोटिंग राइट दे दिया जाता है, बट हम अभी उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ सिमिलैरिटी पढ़ रहे हैं। और वहां पे आएगा दोनों को ही वोटिंग राइट का कोई अधिकार नहीं है, ठीक है ना, जनरली दोनों को नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो बोथ डू नॉट कंटेन वोटिंग राइट्स, ये बात याद रखनी है। आगे लिखा है बोथ आर जनरली रिडीमेबल, क्योंकि आपने अगर ध्यान दिया हो तो डिबेंचर का आगे लिखता है, जैसे लिखा जाता है रिडीमेबल एट पार, रिडीमेबल एट प्रीमियम, है ना, इस टाइप से आपने पढ़ा। रिडीमेबल एट डिस्काउंट, ये वर्ड आपने पढ़े होंगे किसके अंदर, डेब्ट कैपिटल यानी डिबेंचर के आगे आपने पढ़े होंगे, क्लियर है। तो यहाँ पे इनको रिडीम किया था, रिडीम मतलब होता है इनको वापसी जो करनी है, रिपेमेंट जो होती है ना, ठीक है, उसमें जो वर्ड यूज होता है बेटा वो रिडीमेबल होता है। क्या होता है, रिडीमेबल। अब प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का आगे भी क्या लगता है बेटा, रिडीमेबल लगता है, दोनों में ही रिडीमेबल लगता है। बट इक्विटी का आगे क्या लगता है, बाय बैक। इक्विटी में बाय बैक होता है, BUY, बाय बैक, ठीक है ना। तो वो बाय बैक का केस होता है। तो इक्विटी की बात हम कर नहीं रहे, हम तो प्रेफरेंस और डेब्ट की बात कर रहे हैं। तो जनरली इनका क्या होता है, रिडीमेबल होता है। क्या होता है, रिडीमेबल होता है, क्लियर। देयर इज नो ग्रोथ अलॉन्ग विद टाइम, यानी यहाँ पे ग्रोथ देखने को आपको नहीं मिलेगी। अगर 10% वाला डिवेंचर हो तो आपको स्टार्टिंग से लेके एंड तक आपको 10% के हिसाब से ही रिटर्न मिलेगा। इसमें 13% लिखा है तो 30%, 12% लिखा है तो 12% के हिसाब से मिलता रहेगा, ठीक है ना। तो ज्यादातर देखा गया इसमें कोई ग्रोथ नहीं होती। बस ग्रोथ आपको ग्रोथ तब हो सकता है अगर आप उसको कन्वर्ट करा लो किसी और चीज में, या फिर आपको क्या है वो सबको सारी कंडीशन खत्म हो गई थी, आपको दोबारा क्या नए प्रेफरेंस शेयर अलॉट कर दिए, तो हो सकता है वहां पे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट या सॉरी रेट ऑफ डिविडेंड जो अच्छा मिल जाए। ऐसे डिवेंचर वो खत्म करके नए डिवेंचर आपने अगर ले लिए तो हो सकता है वहां पे जो रेट ऑफ जो इंटरेस्ट है वहां पे डिवेंचर के फॉर्म में आपको अच्छा मिल जाए। बट वो तब है ना जब आप खत्म करके नए डिवेंचर लोगे। अगर आप एक ही तरह के डिवेंचर ये आपने लेके रखे हुए तो बेटा 10% ही मिलेगा चाहे कुछ भी हो जाए, क्लियर है। तो यहाँ पे रेट जो है ना फिक्स है, तो हमने कहा फिक्स रेट ऑफ रिटर्न रहता है। नंबर 2, बोथ दीज सोर्सेज ऑफ कैपिटल जो है वो लेस कॉस्टली है, ठीक है, या चीपर, लेस मतलब चीपर है, चीपर मतलब सस्ते हैं, ठीक है। देन इक्विटी शेयर कैपिटल बोथ डू नॉट कंटेन वोटिंग राइट्स, बोथ आर जनरली रिडीमेबल, देयर इज नो ग्रोथ अलॉन्ग विद टाइम, ठीक है ना। तो यहाँ हमने पॉइंट्स पढ़ लिए, इसे नोट डाउन कर लीजिए बच्चे, ये आप सबको याद रखने बेटा सब कुछ। तो आगे देखते हैं। अब है हमारे पास डिसिमिलैरिटीज, क्योंकि हमने थोड़ी देर पहले जो है सिमिलैरिटी पढ़ी है। अब है डिसिमिलैरिटीज बिटवीन डेब्ट कैपिटल एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, है ना। डेब्ट कैपिटल यानी डिवेंचर हो गया एक तरीके से आपका। तो देखो क्या लिखा हुआ है, अ कंपनी हैज टू मेक पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द डेब्ट कैपिटल वेदर इट अर्न्स प्रॉफिट और लॉसेज, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि जो एक कंपनी है, ठीक है, हम अगर बात कर रहे हैं डेब्ट कैपिटल की, तो कंपनी को इस केस में क्या है, इंटरेस्ट पे करना पड़ता है डिवेंचर के ऊपर, यानी डिवेंचर नहीं डेब्ट, तो कंपनी को क्या पे करना पड़ता है, इंटरेस्ट, पहली बात तो। जबकि जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होती है उसमें कंपनी को क्या पे करना पड़ता है, इसमें डिविडेंड पे करना पड़ता है। क्या पे करना पड़ता है, डिविडेंड पे करना है, क्लियर। आगे लिखा हुआ है चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, उससे कोई मतलब नहीं है, इनको इंटरेस्ट बेटा जाएगा तो जाएगा। बट यहाँ पे अगर हम बात करते हैं प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की, तो कंपनी को अगर प्रॉफिट होगा तो ही वो डिविडेंड देगा, कि शेयर के केस में डिविडेंड तभी मिलता है अगर कंपनी को प्रॉफिट होता है। तो हम तो जनरली ये बेटा ये पढ़ा जाता है, ठीक है ना। जनरली हम इस वे में इनका कंपैरिजन करते हैं। सबसे पहला कि इंटरेस्ट, उसको डिविडेंड मिलता है, प्रॉफिट है या नहीं है उससे कोई मैटर नहीं, आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इसमें आपको डिविडेंड तभी देना जब प्रॉफिट होता है कंपनी में, ठीक है ना। यानी बेसिकली एक बात करो तो यहाँ पे इंटरेस्ट पेमेंट होती है और यहाँ पे क्या होती है, डिविडेंड पेमेंट होती है। ये हमारा डेब्ट फंड होता है। डेब्ट मतलब एक तरह से कर्जा उधार लिया हुआ, बोरो किया हुआ फंड है, ठीक है। जबकि ये इक्विटी बेस्ड फंड होता है। क्या होता है, ये इक्विटी बेस्ड फंड होता है बेटा, क्योंकि इक्विटी का मतलब क्या होता है, ठीक है, जो हमारा इक्विटी वर्ड यूज कर रहे हैं यहाँ पे, इसका मतलब होता है बेटा शेयर होल्डर फंड। क्या होता है, शेयर होल्डर्स फंड, बेटा शेयर होल्डर्स का फंड, ठीक है, ये उसकी बात कर रहा है। तो शेयर होल्डर फंड का को हम क्या बोलते हैं, इक्विटी बोलते हैं, क्लियर हो गया। चलो, और शेयर होल्डर फंड जो है वो अपने आप में इंक्लूड करता है इक्विटी शेयर कैपिटल को भी, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को भी, रिजर्व एंड सरप्लस को भी, क्लियर है। तो बात हम क्या करेंगे, इक्विटी बेस्ड फंड हो गया, ये हमारा डेब्ट फंड हो गया, कंप्लीट। चलो, उसके बाद बात करें तो बेटा ये सिक्योर्ड माना जाता है बच्चे, ये अनसिक्योर्ड माना जाता है। अगर हम बात करें तो ये कंपनी के लिए एज अ क्रेडिटर है, यानी क्रेडिटर को जैसे हम जिससे माल लेते हैं तो क्रेडिटर होता है, ऐसे ये भी क्या है, कंपनी के क्रेडिटर है। कंपनी को उनको फ्यूचर में पैसा वापस करना पड़ेगा, इनके इंटरेस्ट की पेमेंट करते चले जानी पड़ेगी बार बार, ठीक है ना। जबकि ये कंपनी के शेयर जो कंपनी के शेयर लेते हैं वो कंपनी का ऑनर कहलाते हैं, क्लियर है। चलो, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इज
टैक्स डिडक्टिबल एक्सपेंस, यानी इंटरेस्ट डिबेंचर जो है वो क्या है, टैक्स डिडक्टिबल एक्सपेंस माना जाता है, जबकि डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर हो उसको टैक्स डिडक्टिबल एक्सपेंस नहीं माना जाता है। इसका मतलब यहाँ पे टैक्स बेनिफिट मिलता है, आप ब्रैकेट में लिख सकते हो उसके, यहाँ पे टैक्स बेनिफिट मिलता है, वहां पे आपको टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता है। सपोज करो आपको 1 लाख रुपए का प्रॉफिट होता है, 1 लाख रुपए का प्रॉफिट होता है, और मान लो आपने आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है, सपोज करो, देखो अभी हम मानने के ऊपर बात कर रहे हैं, 30% का टैक्स है, टैक्स का रेट है, और मान के चलो आपका प्रॉफिट कितना बच्चे 1 लाख। तो अगर मान लो 1 लाख पे अगर इंटरेस्ट टैक्स देना पड़ता तो मुझे कितना देना पड़ता, 30% यानी 30,000 मोटा मोटी। देखो ज्यादा सैस वैस एंड कुछ नहीं बोल रहा मैं, ठीक है, खाली एक ऐसी एग्जांपल ले लिया कि 30% का टैक्स रेट है, 1 लाख का प्रॉफिट हो गया तो 1 लाख में 30% कितना जाएगा, 30,000 रुपए टैक्स जाना था। बट सपोज करो आपने क्या 20,000 रुपए का इंटरेस्ट पेमेंट किया, तो बेटा प्रॉफिट कितना हो गया 80,000। अब 80,000 रुपए का 30% करते हो तो कितना आएगा 24,000। इसका मतलब क्या हुआ, इंटरेस्ट होने के कारण आपको टैक्स बेनिफिट मिल जाता है एक तरीके से, क्या है, आपका टैक्स कम लगता है, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर आपके प्रॉफिट को क्या कर देता है, कम कर देता है। बेटा हम यहाँ पे बात करें तो बेटा ये जो डिविडेंड होता है वो प्रॉफिट में से डायरेक्टली नहीं घटता है, याद रखना पीएनएल में नहीं जाता है, इसलिए इसने बोला डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर जो है उसको वो टैक्स डिडक्टिबल एक्सपेंस नहीं है, ये टैक्स बेनिफिट आपको नहीं देगा। क्लियर है, क्योंकि डिविडेंड हमेशा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बाद जाता है, तो इससे कोई टैक्स बेनिफिट तो मिलने वाला है नहीं, ठीक है ना, बट इससे टैक्स बेनिफिट आपको मिल जाता है, क्योंकि ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से पहले वाले में, यानी जो पहले बिफोर टैक्स होता है ना उसमें से सब कुछ जाता है, ठीक है ना, बिफोर टैक्स का बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स वाले से जाता है, यानी जिसमें इंटरेस्ट भी घटानी है टैक्स भी घटानी है, तो उस प्रॉफिट से जो आपका घटता है वो बेटा वो ये वाला है, और ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बाद जाता है। तो देखो इतना डीप तो हमें ध्यान रखने की जरूरत नहीं, हमें सिर्फ क्या ध्यान रखना है, पहला कि इसमें इंटरेस्ट की बात करते हैं, इसमें डिविडेंड जाता है, कंपनी के पास प्रॉफिट हो या ना उससे कोई मैटर नहीं करता, बस कंपनी में यहाँ पे प्रॉफिट होना चाहिए। डन। ये डेब्ट फंड होते हैं, ये इक्विटी बेस्ड फंड होते हैं, ये सिक्योर्ड होता है, ये अनसिक्योर्ड होता है, ये क्रेडिटर होते हैं, ये ऑनर होते हैं, ये टैक्स डिडक्टिबल एक्सपेंस है, इंटरेस्ट यहाँ पे डिविडेंड टैक्स डिडक्टिबल एक्सपेंस नहीं है, इसका मतलब टैक्स बेनिफिट यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा। और अगर इन केस ऑफ लिक्विडेशन, अगर लिक्विडेशन होता है, वाइंडिंग अप होता है, यानी जब कंपनी बंद होने के कगार पे आ जाती है, तो सबसे पहले जो रिपेमेंट होता है बेटा वो डिबेंचर होल्डर को ही मिलेगा, यानी डिबेंचर होल्डर को, डिबेंचर होल्डर मतलब डेब्ट कैपिटल वालों को पहले मिलेगा पैसा, किससे, प्रेफरेंशियल कैपिटल से, क्योंकि देखो मैंने सीक्वेंस बताया था, सबसे पहले डिबेंचर वालों को मिलेगा, तीनों के बीच में कंपैरिजन कर रहा हूं, डिबेंचर इक्विटी प्रेफरेंस, तो सबसे पहले किसको मिलेगा, डिबेंचर वालों को, उसके बाद पैसा बचा तो प्रेफरेंस वालों को, उसके बाद पैसा बचा तो इक्विटी वालों को, तो ये प्रेफरेंस रहता है। तो इन दोनों में कंपेयर करें तो पहले इसको पैसा मिलेगा अगर कंपनी बंद होती है, कुछ होता तो, और उसके बाद प्रेफरेंस को मिलेगा। क्लियर हो गया। एक बच्चे ने मुझसे पूछा ऑफलाइन क्लास में भी, इसी को टॉपिक चल रहा था, तो ये मुझसे पूछा कि दोनों क्या लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म भी होते हैं क्या बेटा, देखो अगर कंपेयर करें तो दोनों ही लॉन्ग टर्म होते हैं, वैसे एक्चुअल में अपनी, वैसे नॉर्मली बोलूँ सॉरी, ये लॉन्ग टर्म ही होते हैं, ठीक, कंपेयर नहीं, एक्चुअल में ये दोनों ही लॉन्ग टर्म नेचर के होते हैं। क्लियर हो गया। मगर अगर आपस में कंपेरिजन करें ना, तो फिर इसके मुकाबले ये जो होगा ना, ये शॉर्ट टर्म होता है, क्योंकि ये थोड़े कम टाइम पीरियड का होगा, ये ज्यादा लंबे टाइम पीरियड का होगा। और जनरली बात करें तो बेटा दोनों ही लॉन्ग टर्म फंड है आपके लिए, दोनों ही क्या आपकी तरीके से लॉन्ग टर्म फंड की बात कर रहा हूं मैं। डिवेंचर बोलूंगा तो लॉन्ग टर्म फंड है, मान लो यहाँ पे 5-6 साल के लिए लिए, 7-8 साल के लिए। प्रेफरेंस शेयर भी लॉन्ग टर्म फंड है आपके तरीके से, ठीक है ना। बट अगर मैं दोनों में आपस में कंपेरिजन करवाने के लिए बोलूँ तो बेटा, तो इसके कंपेरिजन में ये शॉर्ट टर्म है, ये लॉन्ग टर्म ही रहेगा। क्लियर है। चलो इसे नोट डाउन कर लो, फटाफट से नोट डाउन कर लो। तो आगे देखिए, अब हमारे पास है फाइनेंशियल लिवरेज क्या होता है और फाइनेंशियल रिस्क क्या होता है। देखो बड़ा सिंपल सा है, अगर आप अपने इक्विटी शेयर कैपिटल, एक सेकंड है मेरा मार्कर, हाँ ये रहा, ठीक है ना। देखो क्या लिखा हुआ, अगर आप इक्विटी शेयर कैपिटल के साथ साथ फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल, फिक्स कॉस्ट कैपिटल मतलब जैसे डिबेंचर्स हो गए, तो 11% डिबेंचर, तो उसकी कॉस्ट क्या फिक्स है, 11% देना पड़ेगा। 12% प्रेफरेंशियल कैपिटल, तो 12% प्रेफरेंशियल पे देना पड़ेगा। तो बेटा ये होती है हमारी फिक्स कॉस्ट कैपिटल, जिसमें फिक्स या तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जाएगा या तो फिक्स किया जाएगा डिविडेंड जाएगा, ठीक है ना। इसको कहते हैं फिक्स कॉस्ट कैपिटल। तो उसने मतलब इंक्लूजन, इंक्लूजन मतलब इंक्लूड करना, किसको, ऑफ द फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल, यानी फिक्स कॉस्ट कैपिटल को इंक्लूड करना किसके अंदर, along with इक्विटी शेयर कैपिटल। तो फिक्स कॉस्ट कैपिटल कौन कौन से हो गए, जैसे डेब्ट कैपिटल हो गया, प्रेफरेंशियल कैपिटल हो गया, ठीक है ना। इसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स होता है, इसका रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स होता है। तो ये आपने इंक्लूड कर दिया किसके साथ, इक्विटी शेयर कैपिटल के साथ, इसको भी यूज कर रहे हो आप। तो उसको हमने उस कैपिटल स्ट्रक्चर को हमने बोला क्या, फाइनेंशियल लिवरेज। यानी कैपिटल स्ट्रक्चर मैंने बताया था जिसमें आप जो कई सारे क्या है सोर्स ऑफ फाइनेंस का यूज करते हो, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंशियल कैपिटल, डेब्ट है ना, रिटेन अर्निंग समथिंग। तो अगर आप इक्विटी शेयर कैपिटल में, इक्विटी शेयर कैपिटल आप यूज कर ही रहे थे, साथ साथ में आपने डेब्ट या प्रेफरेंस शेयर या दोनों ही अगर आपने यूज किया, तो उसको हम कहते हैं फाइनेंशियल लिवरेज। मगर
द सिचुएशन ऑफ बीइंग अनेबल टू मेक द पेमेंट, आप पेमेंट नहीं कर पा रहे, किसकी, फिक्स्ड कॉस्ट की, फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट की। याद रखना, यहाँ पे गड़बड़ी क्या होती है, बच्चा सोचता है कि हम डेप्ट पे नहीं कर पा रहे, डेप्ट की बात नहीं कर रहा है, ये फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट कह रहा है। फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट मतलब कि जैसे डिबेंचर पे इंटरेस्ट पे नहीं कर पा रहा, प्रेफरेंस पे डिविडेंड पे नहीं कर पा रहा, तो समझ जाना ये वो सिचुएशन है, ये वो सिचुएशन है जो वो आपके लिए रिस्क बन जाएगी। मेनली बेटे जो पढ़ाया जाता है ना, जैसे डेप्ट के लिए पढ़ाया जाता है, ठीक है ना, कर्जे के लिए पढ़ाया जाता है। जैसे मान के चलो आपके पास मान लो इक्विटी शेयर कैपिटल 2 लाख हो गए, आपने मान लो कि 1-1.5 लाख रुपए कर्जा भी ले लिया, तो अगर आप उस कर्जा भी लेते हो तो आपको मान लो 1.5 लाख कर्जा लिया तो 3.5 लाख रुपए हो गए। 2 लाख का इक्विटी, 1.5 लाख का आपका डेप्ट है, तो उसको हम बोलेंगे नॉर्मली, इसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल लिवरेज। मगर अगर मान लो उस डेप्ट के ऊपर जो इंटरेस्ट था, मान लो उस डिबेंचर के ऊपर मान लो आपको 15,000 रुपए देने थे इंटरेस्ट सालाना जो भी है, और आप अगर उस इंटरेस्ट को पे नहीं कर पाते, इंटरेस्ट की बात कर रहा हूं, तो अगर आप इंटरेस्ट को पे नहीं कर पा रहे तो वो बेटा वो आपके लिए रिस्क बन जाता है। क्यों? अब बोलोगे भाई इसमें कैपिटल की बात क्यों नहीं करे, डेप्ट की। बेटा अगर आप इंटरेस्ट ही पे नहीं कर पा रहे तो डेप्ट कहां से पे कर पाओगे, सोचो ना। तो मेन जो लेते हैं ना बेटा, वो इंटरेस्ट को सोच के लेते हैं कि अगर आप इंटरेस्ट पे नहीं कर पा रहे तो वो रिस्क बन गया आपके लिए, ठीक है ना, बात समझ आ रहा। तो इस तरह से पढ़ा जाता है। तो हमने बोला द इंक्लूजन ऑफ फिक्स कॉस्ट कैपिटल, यानी डेप्ट कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को हमने इंक्लूड कर दिया अलोंग विद इक्विटी शेयर कैपिटल, तो उसको हमने क्या बोल दिया, उस स्ट्रक्चर को हमने बोला फाइनेंशियल लिवरेज, ठीक है ना। अगर हम उस स्ट्रक्चर में जो यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल लिवरेज। बट अगर हम यहाँ पे बात करें द सिचुएशन ऑफ बीइंग अनेबल टू मेक द पेमेंट ऑफ फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट इज नोन एज फाइनेंशियल रिस्क, यानी अगर आप डेप्ट को इंट्रोड्यूस करते हो, फिक्स कॉस्ट कैपिटल को इंट्रोड्यूस करते हो तो फाइनेंशियल लिवरेज, और अगर उसका जो रिटर्न है, जो उसका कॉस्ट होती है, अगर आप उसको पे ही नहीं कर पा रहे हो, इंटरेस्ट को पे नहीं कर पा रहे हो, तो आपके लिए क्या बन जाता है, रिस्क बन जाता है। इंट्रोड्यूस करना लिवरेज, पे ना कर पाना उसका कौन सा इंटरेस्ट, तो उसको क्या हो गया, रिस्क बोल दिया। आगे बोला ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके लिए, ठीक है ना। ट्रेडिंग इक्विटी क्या होता है, देखो पहले मैं आपको समझाता हूं, देखो होता क्या है एक्चुअल में। अगर एक बताओ, आप कंपनी के मालिक हो, यानी आपने इक्विटी शेयर कैपिटल आपने मतलब ले रखी है कंपनी के, इक्विटी शेयर में इन्वेस्टमेंट किया हुआ था। अब एक चीज बताओ, अगर कंपनी अगर डेप्ट लेते रहेगी या फिर कोई भी मतलब जैसे प्रेफरेंस शेयर टाइप की चीजें लेगी, तो यार उनको तो रिटर्न मिलता रहता है, बात समझो ना, उनको तो फिक्स्ड रिटर्न मिलता रहता है। तो एक बताओ, इक्विटी वाले रोएंगे नहीं? रोने का मतलब क्या, वो शोर शराबा नहीं करेंगे। अगर आपने कंपनी में पैसा लगा रखा है, आपको पता है कि आपको रिटर्न तभी मिलेगा जब कंपनी में प्रॉफिट होगा, बात को समझो। इक्विटी शेयर कैपिटल कौन सी कैपिटल होती है, जिसको बेटा तभी रिटर्न मिलता है जब प्रॉफिट होगा, और सबसे लास्ट में मिलता है, ये भी की बात है, प्रेफरेंस के बाद मिलता है इक्विटी वालों को, बेचारों को, बात समझ आ रही है। यानी इसका मतलब क्या हो गया, एक तो सबसे लास्ट में मिलेगा, प्रॉफिट होगा तो मिलेगा, इसका मतलब सबसे ज्यादा रिस्क तो बेटा इक्विटी वालों का है। हमने पढ़ा भी था, सबसे ज्यादा रिस्क किसका होता है, इक्विटी वालों का होता है, क्लियर है। अब बात यहाँ पे आ रही है कि अगर इक्विटी वालों का रिस्क हो रहा है, तो यार इक्विटी वाले जब कंपनी क्या नाम है डिबेंचर की ओर जाती है, डेप्ट की ओर जाती है, क्यों जाती है डेप्ट की ओर? डेप्ट जो होता है वो चीप सोर्स ऑफ फाइनेंस होता है, यानी बहुत सस्ता मतलब सस्ते दर पे मिल जाता है, इक्विटी से सस्ता होता है डेप्ट डिबेंचर, ठीक है ना। तो कंपनी जब डिबेंचर के लिए जाएगी तो यार ये तो रोएंगे ना, ये बोलेंगे ओए तू कर्जा वर्जा लेने जा रहा है, तू उनको तो रिटर्न दे देगा, हमें क्या देगा, तो ये भी शोर शराबा करने लग जाते। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये बोलते कि भाई साहब जब तुम डेप्ट लोगे ना, तो कर्जा लेने से भाई साहब रिस्क तो बढ़ता ही है ना, चीप सोर्स ऑफ फाइनेंस है मानते हैं, बट डेप्ट लेने से भी तो बेटा कर्जा वर्जा बढ़ता है। तो लिक्विडिटी का सीधे बोलते हैं भाई हमारी भी अर्निंग क्या कर दो, बढ़ा दो, हमारी भी अर्निंग बढ़ाओ, इसी को कहते हैं ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। यानी इसका मतलब क्या हुआ, इसमें बूस्ट होती है किसकी अर्निंग, किसकी, इक्विटी शेयर होल्डर्स के, ठीक है ना। तो उसने यहाँ पे क्या बोला हुआ, इट मीन्स टू रेज फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट कैपिटल, फिक्स्ड कॉस्ट सॉरी टू रेज फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल। फिक्स कॉस्ट कैपिटल मतलब कौन कौन सी हो गई आपकी, डेप्ट या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ऑन द बेसिस ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, ऑन द बेसिस ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल आपको रेज करना है, सो एज टू इंक्रीजिंग द इनकम ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर। यानी आप इसको रेज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बट ऑन द बेसिस ऑफ, किसके बेसिस पे, इक्विटी शेयर कैपिटल के बेसिस पे आप इसको इंक्रीज करोगे। इस तरह से करोगे कि इंक्रीज करना पहले आपने किसका, इक्विटी शेयर होल्डर की इनकम को इंक्रीज करना है। अगर आप इक्विटी शेयर होल्डर की इनकम को इंक्रीज नहीं करोगे ना, तो बेटा ये लाने में नहीं देंगे आपको डिबेंचर वाले, जो जहां से पैसा लाने की सोच रहे हो सस्ते में मिल जाएगा, है ना। तो उसने बोला इट मीन्स टू रेज फिक्स कॉस्ट कैपिटल, आप रेज कर सकते हो फिक्स कॉस्ट कैपिटल, बट ऑन द बेसिस ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल ही आप इसको क्या कर पाओगे, फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल को रेज कर सकते हो, सो एज टू इंक्रीजिंग द इनकम ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर। और ये रेज क्यों कर रहे हैं, ये रेज इसीलिए कर रहे हैं ताकि इक्विटी शेयर होल्डर की इनकम को क्या करते हैं, बढ़ाया जा सके, बूस्ट करे। बेटा इन्हीं के लिए तो सब कुछ कर रहे हैं, ठीक है ना, मालिकों के लिए तो सब कुछ हो रहा है। तो उसने बोला
इन अदर वर्ड्स इट रेफर्स टू द कॉर्पोरेट एक्शन, यानी कंपनी के उस एक्शन की बात कर रहा है इन विच अ कंपनी रेजेस, यानी लेती है, बढ़ाती है, मोर डेप्ट, यानी ज्यादा डेप्ट ले रही है, कर्जा ले रही है, इन ऑर्डर टू बूस्ट, ताकि वो बूस्ट कर सके क्या, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। किसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ये रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट शॉर्टकट में आरओआई बोलते हैं बेटा, आरओआई लिखा हुआ है, समझ जाना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा है। तो उसने बोला ये कंपनी के उस एक्शन की बात कर रहा है जिसमें कंपनी रेज करती है मोर डेट, यानी ज्यादा कर्जा ले रही है, इन ऑर्डर टू बूस्ट, ताकि वो बूस्ट कर सके क्या, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। किसके लिए, किसके इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न को बूस्ट करना है बेटा, इक्विटी शेयर होल्डर, यानी इक्विटी शेयर होल्डर की जो अर्निंग है ना बेटा उसको बढ़ाना है, इसको कहता है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। क्लियर है, आज से कभी भूलना मत बेटा, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का मतलब हो गया कि आप डेप्ट सब कुछ ले लो, कोई दिक्कत नहीं, बट इनकम ऑफ जो इक्विटी शेयर होल्डर है बेटा वो क्या करनी पड़ेगी, बूस्ट करनी पड़ेगी, वो बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, यही आपकी ट्रेडिंग ऑन इक्विटी है। क्लियर हो गया, आप इसे पढ़ सकते हो। ठीक है, देखो मैं कोशिश कर रहा हूँ सिंपल से लैंग्वेज में आपको समझाने की। देखो कंटेंट आपकी बुक से उठा रहा हूँ मैं, कोई खास नहीं है, कंटेंट आपकी बुक में मिल जाएगा पूरी। कहीं आपको लग रहा है कि मैं प्रॉपर नोट्स, कहीं बेटा प्रॉपर नोट्स भी बनेंगे तो बुक से तो बनेंगे। ठीक है ना, अच्छा कंटेंट है बुक में भी, बस दिक्कत है कि बुक जब मोटी सी हाथ में आती है ना तो बच्चा कहता है यार मन नहीं कर रहा पढ़ने का, आला सारा दो। कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं जो 4-5 पेज तक पढ़ लेते हैं बट उसके बाद हिम्मत हार जाते हैं, कुछ पहले पेज पे भी हिम्मत हार जाते हैं, कुछ तो बुक देखने से पहले ही हिम्मत हार जाते हैं, बहुत तरह तरह के बच्चे होते हैं ना। तो इस टाइप का मैंने कुछ कंटेंट आपको प्रोवाइड करा ताकि ज्यादा, देखो अगर आप नहीं पढ़ पा रहे तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से पढ़ लो, यहाँ से पढ़ लोगे तो कुछ तो लिख के आओगे ना यार, कुछ तो क्लियर हो रहा है ना। तो वही मैं चाहता हूँ कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। डन, तो उतार लो। कई बार तो ऐसा भी होता है कि ज्यादा समझाने के चक्कर में ना मुंह से ना कुछ ना वर्ड की गलत का मीनिंग निकल जाता है कई बार। ठीक है, ज्यादा एक्सप्लेन करने के चक्कर में, तो बेटा फटाफट से इसे आप नोट डाउन करो। ठीक है, फिर और आगे बढ़ते हैं जरा। बेटा आप देखो जो समझा रहा हूँ प्लीज उसे ध्यान से समझना, क्योंकि यहाँ पे केस स्टडी बन सकती है। जो अभी आपको समझाने की कोशिश कर रहा था बेटा, तो बुक में बढ़िया सा एग्जांपल दिया है, मैं उसको उसके अकॉर्डिंग ही समझा देता हूँ आपको। ठीक है ना, अभी आपको मैं बताता हूँ टैक्स से बेनिफिट मिलता है एंड ऑल, सब कुछ अभी समझ में आने वाला है। बट उससे पहले इस फॉर्मूले को समझते हैं, ये फॉर्मूला है क्या, और इस फॉर्मूले से को भी समझने से पहले ये फॉर्मूला बना कैसे बेटा वो समझ लेते हैं जरा सा। ठीक है ना, देखो बच्चे होता क्या है, आपने देखो ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस ये सब आपने बनाया हुआ है, तो जब ट्रेडिंग से आप जो निकाल के आते हो बेटा वो ग्रॉस प्रॉफिट होता है, आपको पता है। ग्रॉस प्रॉफिट से आपका बेटा निकलता है नेट प्रॉफिट, है ना। बट हम बात कर रहे हैं बेटा उसी टाइप के, हम बात कर रहे हैं बेटा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। बेटा ध्यान से समझो क्या वर्ड यूज कर रहा हूं, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, यानी मैंने ट्रेडिंग बनाया उससे जीपी निकाला, प्रॉफिट लॉस बनाया मैंने उससे क्या निकाला, नेट प्रॉफिट निकाला। बट मैंने वो एक ऐसा प्रॉफिट निकाला मैंने अभी जिसमें से ना तो मैंने इंटरेस्ट घटाया ना ही मैंने टैक्स घटाया, इसको मैंने बोला प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। शॉर्टकट में आप उसे बोल सकते हो पीबीआईटी। बेटा क्या बोल सकते हो, पीबीआईटी, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। बहुत जने बेटा यहाँ पे अर्निंग लगाते तो अर्निंग भी लगा सकते हैं बेटा, एक ही बात है। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स भी बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स या फिर प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो मैं इसे ईबीआईटी भी बोल सकता हूँ या पीबीआईटी बोलता हूँ, ठीक है ना, एक ही बात होती है। तो देखो सबसे पहली बात क्या हुआ, मैंने एक ऐसा प्रॉफिट निकाला जिसमें, ठीक है इसको मैं ऊपर ही लिख देता हूँ ना, यहाँ पे जगह है अर्निंग, ठीक है ना। तो मैंने एक ऐसा प्रॉफिट निकाला जिसमें ना तो अभी टैक्स घटा है ना ही अभी क्या घटा है, इसमें से इंटरेस्ट घटा है। तो बेटा देखो मान लो कोई भी प्रॉफिट निकाला, फिर उसमें से माइनस किया जाता है बेटा क्या, सबसे पहले क्या जाता है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट माइनस किया जाता है जो कि आप डेप्ट पे पे करने वाले हो, तो फिर वो इंटरेस्ट माइनस करेंगे हम यहां से। इंटरेस्ट माइनस करने के बाद जो निकल के आता है उसको बोलते हैं प्रॉफिट या अर्निंग। एक ही बात बताई मैंने अभी आपको, अर्निंग बिफोर टैक्स, यानी सिर्फ टैक्स का वाला पहला, यानी इसमें सिर्फ टैक्स हटना बाकी रह गया है। तो देखो मैं दोबारा बोल रहा हूँ, ट्रेडिंग से मैंने जीपी निकाला, जीपी से मैंने नेट प्रॉफिट निकाला, बट उस नेट प्रॉफिट में मैंने अभी ना तो इंटरेस्ट घटाया ना ही मैंने टैक्स घटाया, ठीक है, क्योंकि इंटरेस्ट और टैक्स की कैलकुलेशन यहाँ पे सीखने वाले हैं। अब हुआ क्या, जो निकल के आया वो मैंने बोला प्रॉफिट या अर्निंग, तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ना तो उसमें इंटरेस्ट घटा है ना ही उसमें टैक्स घटा है, क्योंकि मैंने बिफोर बोला है, ठीक है ना। उसमें से फिर मैंने इंटरेस्ट घटाया, तो जब इंटरेस्ट हट गया तो बेटा अब क्या बचा, सिर्फ अर्निंग बिफोर टैक्स, इंटरेस्ट हट गया ना, तो अब बचा अर्निंग बिफोर टैक्स, बिफोर टैक्स वाला पॉइंट बचा, और ये मैंने यहाँ पे लिख दिया मान लो। फिर इसमें से क्या माइनस होता है, टैक्स माइनस होगा, है ना। तो उसको बोलते हैं बेटा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या अर्निंग आफ्टर टैक्स, आपकी मर्जी है बेटा, पीएटी बोलो, ठीक है ना, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पीएटी बोलो या ईएटी बोलो, अर्निंग आफ्टर टैक्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे निकल गया, यहाँ तक समझ में आ गया। अब हमने एक एक करके सब चीज हटा दी बेटा, इसके बाद जो घटता है ना, उसके बाद घटता है बेटा डिविडेंड। क्या करता है, डिविडेंड ऑन
प्रेफरेंस शेयर, बेटा डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डिविडेंड जाता है बेटा, वो भी जाएगा, ठीक है। तो वो टैक्स के बाद जाता है, मैंने आपको बताया था ना, जो प्रेफरेंस को डिविडेंड मिलता है वो आफ्टर टैक्स वाले प्रॉफिट से मिलता है, तो बेटा आफ्टर टैक्स वाला प्रॉफिट ये निकल गया, अब उसमें से डिविडेंड जाएगा, जिसको हम शॉर्ट टर्म बोलते हैं डीपी, डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर, ठीक है ना। ये हमने घटाया, इतना घटाने के बाद जो निकल के आता है उसे हम बोलते हैं अर्निंग फॉर इक्विटी, यानी ये बेटा अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी, EFE, अर्निंग फॉर इक्विटी। आप पूरा लिख सकते हो बेटा, आप पूरा लिखिए अर्निंग फॉर इक्विटी, यानी जो अर्निंग, वो अर्निंग जो कि अवेलेबल है किसके लिए, इक्विटी शेयर्स के लिए। सपोज करो ये अर्निंग निकल के आती है 1 लाख रुपए, सपोज करो थोड़ी देर के लिए, ठीक है ना, 1 लाख रुपए आती है, और मान लो आपके पास जो शेयर्स है ना वो कितने 25,000 शेयर है, तो फिर हम क्या करेंगे, इस अर्निंग को बांट देंगे, जितना प्रॉफिट आएगा किसको किसको बांट देंगे, इसको हम बांट देंगे इक्विटी शेयर्स वालों को, तो हम बोलेंगे डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। मैंने डिवाइड किया, मान लो 25,000 शेयर्स थे, तो 1 लाख डिवाइड बाय 25,000, तो कितना आएगा अर्निंग फॉर, ये मेरा अर्निंग पर शेयर कितना आ गया बेटा, ये निकल गया मेरा 4, ठीक है। क्या निकल गया, क्या आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये आ गया 4। तो देखो हुआ क्या, पहले आप समझो चीज को, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, EBIT आपको मान लो दिया हुआ है कुछ भी, ठीक है ना, उसमें से इंटरेस्ट घटाओगे, पहले जो निकल के आएगा उसे बोलते हैं अर्निंग बिफोर टैक्स, फिर उसमें से टैक्स हटेगा, फिर आएगा अर्निंग आफ्टर टैक्स। ये करने के बाद फिर डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर एंड DP माइनस किया जाता है, जब वो माइनस हो जाएगा तो फिर जो निकल के आएगा अमाउंट उसे बोलते हैं अर्निंग फॉर इक्विटी। ये आपको याद रखना है बेटा, अर्निंग फॉर इक्विटी, ठीक है ना। जब ये निकल जाता है फिर उसे डिवाइड किया जाता है नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, क्योंकि इसे इक्विटी में बांटना है मुझे, तो मान लो 25,000 शेयर्स हैं, तो EPS निकल के आता है, इसको हम बोलते हैं अर्निंग पर शेयर। तो बेटा यहाँ पे आप लिख सकते हो ब्रैकेट में अर्निंग पर शेयर, यानी एक शेयर की अर्निंग कितनी है। ये 25,000 शेयर के लिए 1 लाख रुपए है, तो एक शेयर के लिए कितनी होगी, 1 लाख डिवाइड बाय 25,000 यानी 4 रुपए, तो एक शेयर को 4 रुपए मिलेंगे, तो 25,000 शेयर को कितने मिलेंगे, 1 लाख रुपए मिलेंगे। क्लियर हो गया। तो ये फॉर्मुला बना अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर अपॉन में नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, सिर्फ इक्विटी शेयर्स की बात हो रही है अर्निंग पर शेयर में, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, मैं शेयर होल्डर को ऐसे लिखता हूं, ठीक है ना, और ये नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। यहां पे समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं आता, ठीक है। मैं से मिटाऊं जरा बेटा, एक कंफ्यूजन और दूर करना अपने दिमाग से, एक होता है बेटा शेयर होल्डर, एक होता है स्टेक होल्डर, दोनों में जमीन आसमान का अंतर होता है बेटा, ध्यान रखना, ठीक है। जब भी आपको शेयर होल्डर और स्टेक होल्डर ये दो वर्ड सुनाए थे, समझ जाना कि स्टेक होल्डर जो होती है एक वाइडर टर्म होती है, स्टेक होल्डर बहुत बड़ी टर्म है बेटा। शेयर होल्डर एज एक पार्ट है किसका, स्टेक होल्डर का। शेयर होल्डर मतलब जिन्होंने कंपनी के शेयर लिए हैं, और स्टेक होल्डर वो होते हैं जो कंपनी से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। जैसे कस्टमर भी आपका स्टेक होल्डर होता है, क्रेडिटर भी स्टेक होल्डर होता है, इन्वेस्टर भी स्टेक होल्डर होगा, गवर्नमेंट भी स्टेक होल्डर हो गया, ठीक है, जो मैनेजर है वो भी स्टेक होल्डर हो गया, अब शेयर होल्डर भी स्टेक होल्डर हो गया, प्रेफरेंस शेयर होल्डर वाला जो शेयर होल्डर था वो भी स्टेक होल्डर हो गया, डिबेंचर होल्डर भी स्टेक होल्डर हो गया। इसका मतलब जो कंपनी से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़े बेटा वो सारे स्टेक होल्डर है, तो इसका मतलब स्टेक होल्डर एक बहुत बड़ी टर्म हो गई है। बट अगर मैं शेयर होल्डर बोलता हूं तो बेटा उस चीज ने सिर्फ शेयर लिया उसे शेयर होल्डर बोल दिया, ठीक है। तो दोनों में कंफ्यूज मत होना, दोनों अलग अलग चीज होती है। डन। तो अब देखो हम क्या करने वाले हैं, इसको जरा समझते हैं इस चीज में कि आपको ये एग्जांपल आपकी बुक में दिया था, तो इसको प्रेजेंट करके देखो कि यार अगर मान लो हम डेप्ट लेते हैं तो क्या बेनिफिट मिलता है, अगर डेप्ट नहीं लेते तो क्या दिक्कत आती है, ठीक है ना। तो इसको देखो अगर सॉल्व कर रहे हैं अगर हम, तो किस तरह से सॉल्व होगा। मान लो ये x के लिए मैं सॉल्व कर रहा हूं और फिर यहाँ पे y के लिए सॉल्व कर रहा हूं। सबसे पहले हम इसकी अर्निंग EBIT ले लेते हैं, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। बेटा सपोज करो आपको EBIT दी है, आपको जो बुक के अनुसार वही ले रहा हूँ फिगर, 2 लाख रुपए की इक्विटी दी है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स दिया हुआ है, ठीक है ना। तो 2-2 लाख रुपए दोनों का दिया हुआ है, 2 लाख 2 लाख। क्वेश्चन को अगर फ्रेमली समझे तो क्या दिया हुआ हमें, इक्विटी शेयर कैपिटल, ESC मतलब मैंने यहाँ पे शॉर्टकट लिखा है इक्विटी शेयर कैपिटल, जो कि 10 रुपए के हिसाब से 10 रुपए ईच, इसका मतलब 10 लाख रुपए की कैपिटल है, तो बेटा 10 लाख रुपए है, ठीक है। ये सब ये सारे अमाउंट में है, सारा अमाउंट में बेटा है, तो 10 लाख रुपए। अरे एक क्या है, एक शेयर की कीमत कितनी, 10 रुपए है, तो कितने शेयर रहे होंगे, तो 1 लाख शेयर रहे होंगे इंटू 10 रुपए के साथ, ये तो समझ में आ रहा है। इसका मतलब ये 10 लाख रुपए आपने दिए, इसका मतलब कैसे दिया, आपको कितने शेयर मिले होंगे कंपनी से, 1 लाख शेयर, तो 1 लाख शेयर इंटू 10 लाख इंटू 10 इज इक्वल टू आ गया 10 लाख। ऐसे इसमें भी 40,000 शेयर इंटू 10 इज इक्वल टू आ गया 4 लाख, तो 40,000 शेयर यहाँ पे रहे होंगे, 1 लाख शेयर यहाँ पे रहे होंगे 10-10 के हिसाब से, तो मल्टीप्लाई किया मैंने तब 10 लाख आया, वो 40,000 आया। क्लियर हो गया। इस तरह से हम इसको पढ़ते हैं। डन। तो हमें क्या समझ में आ गया क्वेश्चन कि यहाँ पे 1 लाख शेयर इन्वेस्ट किए हुए हैं जो कि 10 रुपए के हिसाब से थे, इसलिए 10 लाख, एक शेयर की कीमत 10 रुपए थी और मैंने 1 लाख शेयर लिया, तो मैंने 10 लाख यहाँ पे दिए। यहाँ पे भी ऐसी एक शेयर की कीमत 10 रुपए थी, तो मैंने कितने शेयर दिए होंगे, 4 लाख रुपए दिए ना मैंने, तो इसका मतलब मेरे को 40,000 शेयर मिले होंगे कंपनी से, ठीक है ना। समझ में आ गया ना। तो अब हमने ये किया, सबसे पहले हमने लेस किया, हमने क्या माइनस करना बेटा इसमें से, इंटरेस्ट। पहले इंटरेस्ट माइनस होता है ना, मैंने बताया था, तो पहले इंटरेस्ट माइनस करो। अब देखो इस वाले की बात करो तो बेटा ये वाली जो फर्म है, फर्म एक्स है, कंपनी एक्स है बेटा, इसने तो डेप्ट लिया ही नहीं है, तो इसमें तो इंटरेस्ट की बात होगी नहीं, है ना। बट इसने डेप्ट लिया,
तो उसमें इंटरेस्ट की बात होगी कितना 10% बेटा इंटरेस्ट रेट और किस पे लगेगा 6 लाख पे, तो 6 लाख का 10% कितना हो गया 60,000 रुपए। समझ में आ गया बेटा, ये इंटरेस्ट रेट को बताता है। डन। हम ये मान के चलो पूरे साल डिबेंचर आपके हाथ में था इसलिए मैं पूरे साल का लगा रहा हूँ 10%। अगर मान लो 8 महीने के लिए होते इंटरेस्ट तो 8/12 भी करता, 6 महीने होता 6/12 भी करता, ठीक है। वो तो डिपेंड करता है आपने कितने महीने के लिए डिबेंचर होल्ड करके थे अपने हाथ पे। तो ये हो गया हमारे पास। तो हमारा निकल के आता है अर्निंग बिफोर टैक्स, है ना, ये आ गया 2 लाख रुपए, ये आ गया 1,40,000 रुपए। फिर मैंने इसमें से माइनस किया लेस टैक्स, जो कि कितना बता रखा है @30% मैंने बताया हुआ है, तो उसका आएगा 3 दूनी 6, 60,000 रुपये आ जाएगा, हाँ। और ये आएगा कितना आएगा, ये 14, 28, 14, 42,000 के आसपास आएगा ना शायद ये, ठीक है ना, ऐसे कुछ आएगा, ठीक है। उसके बाद आएगा आपका अर्निंग आफ्टर टैक्स, बेटा क्या निकल के आएगा अर्निंग आफ्टर टैक्स, ये आ गया 1,40,000। ये कितना आएगा आपका 98 आएगा शायद, है ना, 98,000। आप प्लीज प्लस माइनस आप भी कर लेना, ठीक है ना। तो एक चीज देखो यहाँ पे, पहली चीज अभी आगे बढ़ने से पहले एक चीज दिखा देता हूँ आपको। देखो जब आप डेप्ट लेते हो तो डेप्ट आपको टैक्स बेनिफिट देता है, देखो दिया नहीं दिया, यहाँ पे टैक्स कम लगा डेप्ट, क्योंकि यहाँ पे कर्जा था इसलिए टैक्स भी क्या लगा कम, क्योंकि इंटरेस्ट ने आपके प्रॉफिट को कम कर दिया। बट यहाँ पे तो इंटरेस्ट था ही नहीं इसलिए प्रॉफिट ज्यादा का ज्यादा रहा, तो टैक्स भी क्या रहता है ज्यादा। तो शेयर्स को टैक्स बेनिफिट नहीं मिल पाता शेयर के केस में, बट डिबेंचर के केस में, डेप्ट के केस में आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है, आपको टैक्स कम लगता है आपके पास, ठीक है ना। ये समझ में आ गया क्यों बोला था। दूसरी चीज अब देखते हैं, अब देखो इसमें से हमें लेस करना है डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर, बेटा प्रेफरेंस शेयर है ही नहीं क्वेश्चन में, तो हमारा आ गया अर्निंग फॉर इक्विटी, यानी अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी, कितनी आ गई 1,40,000, यहाँ आ गया 98,000। अब इसे डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से, किससे करेंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से, तो कितने शेयर है यहाँ पे 10 लाख रुपए दिए मैंने, तो कितने शेयर के लिए दिया मैंने 1 लाख शेयर के लिए, तो मैंने 1 लाख शेयर बेटा मेरे पास यहाँ पे, और यहाँ पे शेयर कितने मेरे पास 40,000 के शेयर थे 10 रुपए के हिसाब से, तो 40 है ना, तो 40,000 शेयर हैं। देखते हैं कितना आ रहा है, इसको हम काटते हैं तो हमारा अर्निंग पर शेयर आया है यहाँ पे 1.4 आ रहा है, और यहाँ पे अगर मैं कट करता हूँ 3 0 से 3 0 जाएंगे, 4 2 8, 2.4 समथिंग आ रहा है ना, देखो आप कैलकुलेट कर देना प्लीज, आप कर लेना, ठीक है ना, 2.45 आ रहा है टोटल कैलकुलेट करके। तो अब एक चीज आपने देखी कि अगर आप डेप्ट इंट्रोड्यूस कर रहे हो तो उससे बेनिफिट क्या हो रहा है, इक्विटी की जो अर्निंग है बेटा वो बढ़ जाती है, ये तो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी है, बात को समझो ना। आपने पहले डेप्ट इंट्रोड्यूस नहीं किया था तो उसका मतलब क्या अर्निंग कम रही, बेटा अगर आप जब डेप्ट इंट्रोड्यूस कर देते हो तो उसमें क्या है अर्निंग जो है इक्विटी की बूस्ट हो जाती है बेटा, तो क्या है बूस्ट कर हो जाती है, तो उसको हमने क्या बोला इक्विटी की अर्निंग को बूस्ट करने के लिए ये किया जाता है, तो ये ट्रेडिंग ऑन इक्विटी हो गया, ठीक है ना। समझ में आ गया सब कुछ, इससे क्लियर हो गया। देखो तो अगर ये पेपर में आता है तो बेटा आपको समझ में आना चाहिए कि आपको करना क्या है, वो पेपर में कुछ भी पूछ सकता है आपसे। तो इच्छा क्या हो गया, देखो 2-4 चीज समझने मिला, एक तो डेप्ट होने से आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है, डेप्ट ना हो तो टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता, पहली चीज। दूसरी चीज डेप्ट इंट्रोड्यूस करोगे तो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी देखने को मिलती है, डेप्ट इंट्रोड्यूस नहीं करोगे तो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी भी नहीं मिलेगा आपको, कम जो इक्विटी को जो पैसा मिलेगा वो कम ही रहता है, ठीक है ना। ये समझ में आ गया, ये फॉर्मूला भी समझ में आ गया, ये भी समझ में आ गया, ठीक है ना। अब हमें बात क्या करनी है यहाँ पे, ईबीआईटी और ईपीएस एनालिसिस आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है ना, ईपीएस और जो ईबीआईटी का क्या एनालिसिस होता है, तो बेटा ये वही है। देखो ईबीआईटी, देखो क्वेश्चन क्या होता है आपका, ईबीआईटी और ईपीएस एनालिसिस बताओ, तो ईबीआईटी ये ना, ईपीएस एनालिसिस बताओ, तो बेटा यही तो बताओगे कि एक सर्टेन लेवल पे, बेटा तुमने सेम माना हुआ है, तो एक सर्टेन लेवल ऑफ ईबीआईटी, या फिर आप सेम एक्स के लिए बात कर लो, खाली तो 2 लाख की मत करो, तो हमने एक लेवल मान लिया, मान लो ईबीआईटी मेरे पास कितना 2 लाख रुपए, तो ईबीआईटी के सर्टेन लेवल पर ईपीएस क्या है, उसी को बेटा ईबीआईटी और ईपीएस एनालिसिस कहते हैं, कि अगर मैं 2 लाख मानता हूं तो ईपीएस क्या है, तो उस वेरिएशंस को, उस फ्लक्चुएशंस को, उस चेंजेस को, पूरा जो एनालिसिस होता है ना बेटा, उसको ईबीआईटी और ईपीएस एनालिसिस कहते हैं। कि अगर आपको मैं ईबीआईटी दे दूं तो उससे ईपीएस में क्या इफेक्ट पड़ेगा, अगर ईबीआईटी 2 लाख देता हूं, ईबीआईटी 4 लाख देता हूं, ईबीआईटी 5 लाख देता हूं, तो ईपीएस में क्या वेरिएशंस देखने को मिलेंगे, क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे, बेटा यही इनको ही एनालाइज करना कहलाता है, ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस कहलाता है। क्लियर है। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो आप आराम से यही एक हाइपोथेटिकल जो फिगर्स हमने ले रखी है वहां से, वही आप मान सकते हो, और उसके बेस पे क्या आप दिखा सकते हो कि अगर मान लो मैं इतना ईबीआईटी लेता हूं तो देखो अगर ऐसे टैक्स रेट वैक्स रेट होता तो देखो ईपीएस ऐसे निकलेगा, ये निकलेगा, तो इसी एनालिसिस को बताना ही ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस होता है, ठीक है। तो फटाफट से यहां तक नोट डाउन कर लीजिए आप भी। तो अब आगे देखो, ठीक है, अभी कॉन्सेप्ट बेटा पूरा खत्म नहीं हुआ, थोड़ा और रहता है। देखो अब आगे देखो, अगर मान के चलो, अगर उसी क्वेश्चन में अभी जो मैंने आपको क्वेश्चन अभी कराया है उसमें अगर आपको बोला जाए कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकाल के बताओ पहले, तो यानी जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकाल के बताओ, तो इसका मतलब ये होता है कि आपने कंपनी में जितना पैसा लगाया है उसके हिसाब से आपने कितना कमाया है, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला होता है बेटा ईबीआईटी अपॉन में टोटल इन्वेस्टमेंट।
सब जैसे कि अगर आप देखा जाए उसमें, तो आपने कितना टोटल पैसा लगाया कंपनी में, 10 लाख रुपए। बेटा अगर आपने देखा होगा टोटल वहां पे 10 लाख रुपए, यानी आपने 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट लगाया हुआ है, ठीक है ना। और ईबीआईटी की अगर हम बात करें, ईबीआईटी, तो ईबीआईटी कितनी थी आपकी, 2 लाख रुपए। कितनी थी, 2 लाख रुपए, ठीक है, इंटू 100, ठीक है ना। तो अगर मैं करता हूं तो कितना आ रहा है, 5 जीरो से 5 जीरो गया यार बेटा 20%। तो इसका मतलब यहाँ पे ये हुआ कि यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट पे जो रिटर्न है वो 20% है, जबकि जो हम डिवेंचर को हम दे रहे थे ना, उस पर इंटरेस्ट कितना दे रहे थे, 10%। तो इसका मतलब हमारी अर्निंग ज्यादा है, रिटर्न ज्यादा है, और हम जो दे रहे हैं 10% बेटा वो कम है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये एक अच्छी सिचुएशन है, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट जो है ना बेटा वो अच्छे लेवल पे है, कंपनी हायर प्रॉफिट अर्न कर रही है बेटा, इसलिए ये सिचुएशन पॉसिबल हो पाई है। बट अगर मान लो कंपनी इसकी जगह पे अगर मान लो कम रिटर्न मतलब कम प्रॉफिट अर्न कर रही होती, एक कम समझो, तो फिर ये सिचुएशन देखने को नहीं मिलती बेटा, फिर कुछ और ही देखने को मिलती। क्योंकि अभी तो ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस समझ रहे हो ना, तो ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस में क्या हुआ था, मैंने कहा था ना, अगर ईबीआईटी एक सर्टेन लेवल पे, मान लो आपने 2 लाख रुपए ईबीआईटी लिया था, तो आपका आंसर क्या आया, मतलब आपको अर्निंग इक्विटी वालों को क्या गई है, क्लियर है। बट अगर मान लो आप 2 लाख की जगह, जैसा भी अगला जो पॉइंट है बुक में बता रहा हूँ, वही मैं क्वेश्चन मैंने उठाया आपके लिए। अगला मान लो आपके लिए 80,000 है, अब 80,000 मान करके बेटा सॉल्व करके देखो जरा, सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, मगर आप क्या करो, 80,000 की ईबीआईटी मान लो, ईबीआईटी कितना मान लो, थोड़ी देर के लिए 80,000 मान के देखो, फिर कितना आंसर आता है ये बताओ जरा, ठीक है, ये आप करोगे, ठीक है। मैं खाली हल्का शॉर्टकट मारूंगा, क्योंकि आप प्रॉपर तरीके से करना, मैं शॉर्टकट मार रहा हूँ बेटा, ठीक है ना। तो अगर मैं यहाँ पे कितना मानू, मैं यहाँ पे थोड़ी देर 80,000 मानता हूँ, तो वही एक्स और वाई आप प्रॉपर तरीके से करो, मैं शॉर्टकट मारूंगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है ना। तो 80,000 हो गया, यहाँ भी 80,000 होगा। फिर सबसे पहले मैंने क्या घटाया था, इंटरेस्ट, कुछ नहीं होगा यहाँ पे कितना था इंटरेस्ट, 60,000 रुपए, है ना। तो यहाँ पे बच गया 80 का 80 रहा होगा हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, यहाँ पे 20,000 आ गया। अब 30% का लगाएंगे तो 24,000 है ना, तो यहाँ पे 56,000 आ गया अर्निंग आफ्टर टैक्स। यहाँ पे 3 दूनी 6,000, तो यहाँ गया 14,000 रुपये अर्निंग आफ्टर टैक्स। अब डिविडेंड बेटा था नहीं, तो ये आ गया 56,000 ही रहेगा यहाँ पे, और यहाँ पे 14,000। फिर नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड करेंगे, तो 1 लाख के इक्विटी शेयर यहाँ पे थे, तो डिवाइड बाय 1 लाख रुपए। और यहाँ पे कितने थे, 40,000 के शेयर्स थे हमारे पास, तो ये आ रहा हमारा 5.6 आ रहा है क्या, नहीं 0.56, सॉरी 0.56 आ रहा शायद ये, ठीक है ना, मैं चेक कर लेता हूँ एक बार। हाँ 0.56 आ रहा है, और वो आ रहा है 0.35। तो बेटा यही तो ईबीआईटी और ईपीएस एनालिसिस है, कि अगर आप जो ईबीआई देखो, अब यहाँ पे देखो, इसमें ध्यान से देखा जाए इस वाले क्वेश्चन में, तो आपको देखो टैक्स बेनिफिट तो बेटा हमेशा दिखेगा, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं, टैक्स बेनिफिट तो आपको दिखेगा, बट यहाँ पे ट्रेडिंग और इक्विटी आपको देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है ना। क्यों नहीं देखने को मिली, क्योंकि इसमें जो है ना अर्निंग ही बेटा लोअर है, क्या है, अर्निंग ही लोअर है। तो इसका मतलब ये क्या है, ये वो सिचुएशन है जहां पे आपका क्या है, अर्निंग लोअर है, तो यहाँ पे आपको सिर्फ टैक्स बेनिफिट देखने को मिला, बट क्या है, इक्विटी की जो अर्निंग है बेटा वो कम हो रही है ना। क्यों ऐसा हुआ, इसका रीजन देखो, इसका रीजन ये है कि अगर आपने ईबीआईटी इस बार 80,000 रखा, पिछली बार कितना आया था, 20% का रिटर्न था, और सिर्फ आप 10% डिवेंचर को दे रहे थे, तो उसका मतलब रिटर्न ज्यादा था और देने का काम कम था, तो इसलिए आपको बेनिफिट था। इस बार देखो 80,000 का ये है, और 10 लाख की आपकी कैपिटल थी बेटा, वही जो 10 लाख चल रहा था आपको टोटल, है ना, वही है ना क्वेश्चन, तो इंटू 100, तो ये कट गया 8% आ रहा है बेटा। इसका मतलब इस बार 8% के रिटर्न है, और ऊपर से दे कितना रहे हो बाहर डिवेंचर वालों को, 10%, तो मतलब कमा 8% रहे हो, दे 10% रहे हो, तो बेटा गारंटेड है डूबी रहो। बात से समझ में आ रही है। तो यहाँ पे देखो दोनों को हमने कितना अच्छे से एनालाइज किया बेटा, आपको पेपर में आरओआई ये सब निकालने के लिए आ सकता है, अगर बुक में है तो बेटा आना चाहिए, ऐसा कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है ना। मतलब पढ़ लो, जो भी पढ़ना ढंग से पढ़ो। तो हमने पहले में देखा रिटर्न 20% थी, और दे कितना देते आप 10%, तो बेनिफिट वाले केस में थे, क्योंकि अर्निंग हाई थी बेटा वहां पे। यहाँ पे जैसे मैंने ईबीआईटी का लेवल क्या चेंज किया, तो उससे ईपीएस भी मेरा बेटा बिल्कुल ही चेंज हो गया, ठीक है ना। तो बेटा यही देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, विद द हेल्प ऑफ दिस एनालिसिस इट कैन बी फाउंड आउट एज टू व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ वेरियस कॉम्बिनेशन, यानी आप जो वेरियस कॉम्बिनेशन अगर जब बनाते हो किसके, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सोर्सेज के, लॉन्ग टर्म मतलब वही डेब्ट हो गया, प्रेफरेंस हो गया, इक्विटी हो गया, इनकी बात कर रहा है, रिटेन अर्निंग, ठीक है ना। तो with the help of this analysis it can be found out as to what will be the effect of various combinations of long term financial sources on the EPS, कि जो भी आप कॉम्बिनेशन बना रहे हो, डेब्ट रख रहे हो, नहीं रख रहे हो, कितना परसेंट है, क्या परसेंट है, सब कुछ जो कॉम्बिनेशन आपका है उसका ईपीएस पर क्या फर्क पड़ेगा एट अ सर्टेन लेवल ऑफ ईबीआईटी, एट अ सर्टेन ईबीआईटी लेवल, यानी ईबीआईटी का एक लेवल आप तय कर लो, मान लो आपने 2 लाख लिया था, तो फिर ईपीएस में क्या फर्क पड़ा,
क्या वेरिएशंस देखने को मिले, और अगर आप EBIT को 80,000 कर देते तो फिर EPS में क्या वेरिएशन देखने को मिला। पहले EBIT 2 लाख किया तो EPS में क्या देखने को मिला, और अब EBIT 80,000 किया तो EPS में क्या देखने को मिला। इसी एनालिसिस को बेटा हमने क्या बोला, पूरा EBIT EPS एनालिसिस बोला, जिसमें आप रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट सब कुछ कर कर देखते हो कि क्या फर्क पड़ रहा है क्या नहीं पड़ रहा। प्रॉपर तरीके से देखो चीज, ठीक है ना, नोट डाउन करो बच्चे। तो अब आगे देखो, ठीक है, इतना पोर्शन करते हैं अभी। इसके बाद जो है ना वो जो सिर्फ फैक्टर्स रह गए बेटा, देखो ये वाला कॉन्सेप्ट भी खत्म हो गए सारे, ठीक है। अब बस अब वो फाइनेंशियल के जो प्लानिंग एंड डिसीजन ये सब पढ़ने हैं, ये पढ़ने खत्म हो जाएगा चैप्टर पूरा, ठीक है ना। तो अब इसकी बात कर लेते हैं फटाफट से इस वाले पोर्शन की, और फिर मैं इस वीडियो को यहीं पे रोक लेता हूँ, देन आगे बढ़ेंगे। डन, चलो। एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, ठीक है ना। तो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी के देखो एडवांटेज क्या, पहला पेमेंट ऑफ डिविडेंड ऑन हायर रेट, नंबर 2 इंक्रीज इन गुडविल ऑफ द कंपनी, कंट्रोल ऑन फाइनेंशियल सोर्सेज और कंट्रोल ऑन द बिजनेस, ठीक है ना। ये इसके बड़े प्यारे से एडवांटेजेस है। दोबारा बोल रहा हूँ, पेमेंट ऑन डिविडेंड जो है, पेमेंट ऑफ डिविडेंड ऑन हायर रेट, इंटरेस्ट इन इंक्रीज इन गुडविल ऑफ द कंपनी, कंट्रोल ऑन फाइनेंशियल सोर्सेज और कंट्रोल ऑन बिजनेस। डन। जबकि जो इसके लिमिटेशन है इसमें लिखा हुआ है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी इज एडवांटेजियस ओनली इफ, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी बेटा तभी जो प्रोसेस है ना इसकी, जो किसकी प्रोसेस, किसकी प्रोसेस ऑफ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी इज एडवांटेजियस ओनली इफ, ये तभी आपके लिए बेनिफिट साबित हो सकती है अगर ये सब हो। अगर ये सब नहीं है तो बेटा फिर एक तरह से घाटा ही है। पहला, कंपनी हैज रेगुलर अर्निंग, यानी कंपनी की जो अर्निंग है बेटा वो रेगुलर होनी चाहिए। अब बात यह है यानी लिमिटेशन क्या होगी, ये तभी एप्लीकेबल हो पाएगा ट्रेडिंग इक्विटी, तभी पॉसिबल है जब कंपनी की अर्निंग क्या होगी, रेगुलर होगी। इसका मतलब अगर कंपनी की अर्निंग रेगुलर नहीं है तो बेटा ट्रेडिंग और इक्विटी पॉसिबल नहीं है। डन। नंबर 2, रेट ऑफ रिटर्न, जैसे हमने जो रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट हम कायद करा था ना, रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट या रेट ऑफ रिटर्न था जो, ठीक है ना, वो क्या होना चाहिए, वो ज्यादा होना चाहिए। किससे, रेट ऑफ इंटरेस्ट या रेट ऑफ डिविडेंड, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डेट या रेट ऑफ डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर। रेट ऑफ क्या पढ़ा मैंने, रिटर्न, यानी जो हमारा जो रिटर्न है ना वो ज्यादा होना चाहिए। रेट ऑफ रिटर्न क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। और जो दूसरी चीज बोल रहा हूं, या फिर ये बोल सकते हो आप, रिटर्न इन्वेस्टमेंट क्या था उसमें 20% था, यही बात है। अब पहले वाले केस में क्या था, आप डिबेंचर में 10% दे रहे, तो इसका मतलब ये ज्यादा है, तो बेनिफिट वाला केस था। बट जो दूसरी सिचुएशन थी उसमें क्या था, आपका 20% का था, सॉरी 20 नहीं था वहां पे, कुछ साथ कम था, 8% था। 8% का आपको क्या मिल रहा था उसमें, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिल रहा था, रेट ऑफ रिटर्न आपका 8% था। बट जबकि अगर आप डिबेंचर को जो दे रहे थे बेटा 10% दे रहे थे, तो उसका मतलब ये आपकी घाटे का सौदा है। कमा इतना रहे हो, दे इतना रहे हो, इसमें कमा इतना रहे थे, दे तो ये बेनिफिट वाला था, है ना। तो वही बोल रहा है कि रेट ऑफ रिटर्न बोल लो या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बोल दो बेटा, वो हायर होना चाहिए। किससे, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डेट या रेट ऑफ डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर, इससे तो ज्यादा होना चाहिए कि आप देख जो दे रहे हो ना उससे ज्यादा आपने कमाना चाहिए आपने, ठीक है ना। आगे, कंपनी हैज सफिशिएंट फिक्स्ड एसेट्स, कंपनी के पास फिक्स्ड एसेट भी सफिशिएंट मात्रा में होनी चाहिए ताकि वो एज अ सिक्योरिटी इसको ऑफर कर सके। क्या कर सके, ये एज अ सिक्योरिटी क्या कर सके, इसे ऑफर कर सके। किसको, लेंडर को। लेंडर मतलब जो पैसा दे रहा है। तो मान लो अगर आप किसी डिवेंचर होल्डर से पैसा ले रहे हो, डेब्ट कैपिटल ले रहे हो, तो बेटा वो बोलेगा ना आपसे कि क्या नाम है, सिक्योरिटी दो। तो कंपनी के पास मतलब सफिशिएंट फिक्स्ड एसेट्स होने चाहिए कि वो गिरवी रख करके उस पर क्या कर सके, लोन ले सके, या फिर उसे क्या दे सकते, एज अ सिक्योरिटी ऑफर कर सके। क्लियर। तो इसको यहीं पे रोक लेते हैं, मिलते हैं पार्ट नंबर 3 में, क्योंकि देखो थोड़े बहुत बड़े पार्ट बनेंगे बच्चे, ठीक है ना। कोशिश करूंगा कि कम से कम पार्ट में सिमटा जाए, क्योंकि बिजनेस अगर एक बार कंप्लीट कर दी ना तो उसका मतलब क्या हुआ, आधे से ज्यादा बर्डन जो है वो सरसों तोड़ जाएगा। सबसे ज्यादा दिमाग खराब बच्चों को बिजनेस कर रहे हैं आज के टाइम पे, क्यों, केस बेस्ड स्टडी जैसे क्वेश्चन आते हैं तो वो हैंडल नहीं हो पाते। मैं दोबारा बोल रहा हूं, वो इसलिए हैंडल नहीं पाते क्योंकि आपको इसका क्या है, इनका मतलब ही नहीं पता आपको। प्रैक्टिकली मतलब कंटेंट का मतलब आपको ना बिल्कुल तरीके से समझ में आता ही नहीं है कंटेंट, इसलिए ये दिक्कत होती है। अगर मैं आपको कंटेंट समझा दूं या फिर आप आराम से इस कंटेंट को समझ लो तो आप किसी भी केस बेस्ड स्टडी को सॉल्व कर सकते हो। मैं बार बार बोलूंगा। तो फिर मिलते हैं पार्ट नंबर 3 में, जहां पे इस जो पोर्शन बचा हुआ उसको खत्म करेंगे। और जो थर्ड पार्ट था, फर्स्ट यूनिट मैंने करवाया, सेकंड यूनिट करा, अब थर्ड यूनिट करवाएंगे, ठीक है। तो थर्ड यूनिट को मैं खत्म करने की कोशिश करूंगा जितना हो सके, और एक आध पार्ट में और खिंच जाएगा वो फिर, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।